कि क्या सेक्स एजुकेशन पर वार्ता संभव है। जब बच्चे का जन्म होता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस जन्म से लेकर के टीन एज तक उसे देखने को मिलते हैं। करेक्टर्स क्या हैं? करेक्टर्स जैसे कि प्यूबिक हेयर आना, एक्सिलरी हेयर आना, ग्रोथ ऑफ पेनिस। मेरे पास सर कई पेशेंट्स आते हैं, मतलब मदर्स आती है बच्चियों को लेके कि उसको जो है ब्रेस्ट पे मतलब ब्रेस्ट जो चेस्ट बोलते हैं उसको उस टाइम, तो कि चेस्ट में इसको गांठें हो गई है। कि जब आप अपने बच्चे के बिहेवियर में कुछ एबनॉर्मल महसूस करने लगे तो आप उसको डॉक्टर के पास में ले जाएं, क्योंकि हर बच्चा मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्ची को इस तरह से हीनता फील होने लगती है, पता नहीं उसके जीवन में कुछ गलत हो गया है। एक उस सेंसिटिव एज में अगर कुछ अलग तरीके से अगर कोई उसको देखता है ना, तो उसको लगने लगता है अरे मुझे क्यों देख रहा है इस तरह से। आज डॉक्टर गिन के बता रहे 25 अंडे हैं, बेटा 8 भी नहीं बन पा रहे, एग तो इसमें से 6 भी नहीं बन पाएंगे, प्रॉपर तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, ये फॉलिकल ही फॉलिकल है, अंदर खाली है। अंदर खाली है। हमें कोई जो क्लास का जो नोटोरियस चाइल्ड होता था ना, वो कहता था ये अपने होता है, क्योंकि टीचर लाइफ लॉन्ग वही याद रखता है जो लाइफ लेसन सिखाता है। एक बच्चा होता था जो बिगड़ा हुआ है कि यार ये अश्लील बातें करता है, असल में मुझे लगता था सबसे ज्यादा नॉलेज तो वही लेके बैठा था, नॉलेज उसी को है। तो विचार करने वाला बात है कि एक मेल व्यक्ति अगर महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कर सकता है। वो कहता है यार मैं ना इन दिनों दवा खा रहा हूं, किस बात की? अर्ली इजैकुलेशन है मेरा। 10 दिन बाद मुझे खबर है कि उसने घासलेट से जलकर आत्महत्या कर दी। मैंने कहने के बाद आपने इस बच्चे का ध्यान नहीं रखा, इसकी प्रॉब्लम ये थी, आपको बताई थी। तो नॉर्मल अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिलेगी कि अर्ली इजैकुलेशन है या इजैकुलेशन इटसेल्फ विदाउट एनी स्टिमुलेशन, इट इज अ नॉर्मल थिंग। जो ब्रह्मचर्य की एज चलती थी 25 साल तक, वो उस कालखंड की बात थी जब आपके पास किसी भी प्रकार का माइंड में करप्शन नहीं आ रहा था। एक इंसान सेक्सुअली मैच्योर 16-17 साल की उम्र में हो जाता है, लेकिन उसको विवाह का या एक्चुअल सेक्स का मौका किसी को अननेचुरल मीन से पहले मिल जाता है, मैरिज से पहले मिल जाता है, या किसी को मैरिज के बाद में मिलता है। अपने पार्ट्स को किसी चीज से रगड़ना या हाथ से मैनिपुलेट करना। साइंस के बियॉन्ड ऐसी चीजें हैं जो हम अगर प्रैक्टिस करते हैं, यौगिक क्रियाएं करते हैं, तो हम उस सेलिबेसी को या ब्रह्मचार्य को हम समझ सकते हैं। और डोपामाइन के बारे में मैंने सुना है कि इट्स ए प्लीजिंग हार्मोन, आपको अच्छा फील कराता है। हमारे देश में ऐसे बहुत योग पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी योग साधना के दम पर अपने आप में सिद्धता हासिल की है। और उस योगी ने, उसको ईसीजी बंधा हुआ था, वो 15 मिनट तक अपना हार्ट रोक के बांधा एंड ही केम अलाइव। दिस इज, ये घटना है सब 1970 की। एक टर्म बड़ा कॉमन है और वो है नॉटी एट 40, कि जो हमारे घर के छोटे बच्चे हैं ये अपनों से ही सुरक्षित नहीं है। जो 60 प्लस के जो एज के लोग हैं उनके सेक्सुअल बिहेवियर में अभी तक लोग बहुत ही कम ना तो जानकारी देना चाहते हैं, ना ही वो लोग पूछते हुए पाए जाते हैं। 90 साल का भी है तो भी उसके मन में जरूर रहेगा कि मेरे को सेक्स करना है। महिलाएं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी रुक जाती है, उसके बाद वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं। वो कहते हैं ना गर्लफ्रेंड ढूंढता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अननेसेसरी यूट्रस रिमूवल एक बिजनेस बन चुका है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक मच अवेटेड सेशन में, एक ऐसा सेशन जिसके लिए हमने कभी आपसे प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस की खास वजह थी एक फिल्म ओ माय गॉड 2, जिसने हमारे समाज में एक बहस छेड़ दी कि क्या सेक्स एजुकेशन पर वार्ता संभव है, क्या सेक्स एजुकेशन जैसी टाइटल्स स्कूली एजुकेशन में किए जा सकते हैं। मैंने भी आपकी तरह ही एक फादर के नाते, एक लिसनर के नाते, एक आम इंडियन के नाते उस फिल्म को देखा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशंस आई थी कि सर समय निकालकर एक बार देख के आइए और उसका रिव्यू कीजिए। पर रिव्यू करते करते मैं आपसे एक कदम और आगे निकल गया। मैंने आपसे ये प्रॉमिस कर दिया कि मैं जल्दी ही एक डॉक्टर्स का पैनल लेकर आऊंगा जो इसका मेडिकल साइड बताएंगे। और मेरी जैसे ही बात पहुंची, हमारे कुछ बहुत ही उम्दा लिसनर्स में से डॉक्टर्स आज आपके सामने आकर उपस्थित हो चुके हैं। मेरा सौभाग्य है कि इन सब से YouTube या इंटरनेट के माध्यम से ही संपर्क स्थापित हो पाया। आप लोगों ने खुद से आगे बढ़कर कहा कि यदि आप इस मुहिम में आगे चलते हैं तो हम भी आपके साथ हैं, और इस कदम में आपके साथ साथ समाज की जो शिक्षा है उसमें हम अपना मेडिकल एक्सपीरियंस साझा करेंगे। चूंकि आप ना तो प्रोफेशनली
टीचर हैं, ना यूट्यूबर हैं, डॉक्टर्स वैसे भी लिमिटेड बोलते हैं, तो सवाल मैं अधिकतम पूछने के प्रयास करूंगा और संभवतः मेरे सवालों में आपके सवाल छुपे होंगे। कोशिश करते हैं कि आज का ये सेशन इस विषय पर डॉक्टर्स की क्या राय और साइड होती है ये जानने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए मैं परिचय दे देता हूं आपको हमारे पैनल का। हमारे पैनल में जस्ट मेरे जो नजदीक बैठे हुए हैं, आप हैं डॉक्टर ओपी मेवाड़ा, आप MBBS MD हैं। मेरे साथ में बैठी हैं डॉक्टर अनीता राजपुरोहित, आप फर्टिलिटी और IVF एक्सपर्ट हैं। और साथ में है डॉक्टर सोहन कुमावत जो कि पीडियाट्रिशियन हैं। आप तीनों के अनुभवों को एक साथ जानने वाले हैं। अनुभव खास इस तरह से जानने के लिए हमने ये पैनल बनाया है कि जहां आपका जन्म होते ही पीडियाट्रिशियन की जरूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि नन्ना मुन्ना राही पैदा हुआ है कि कल्पना चावला पैदा हुई है। सबसे पहला जो निर्वाचन ये किया जाता है कि घर में किस तरह का माहौल होगा, वो बॉल उनके पाले में आके गिरती है और वहीं से इनका काम शुरू हो जाता है। और आप यकीन मानिए कि वो इतना क्रिटिकल काम होता है कि वहीं से जो आप सेक्स डिटर्मिनेशन शब्द की शुरुआत करते हैं ना, वो और एंड तक पहुंचते पहुंचते यहां तक ये जो पूरा फ्रेम है ये जीवन का पूरा सार है। आज इसी क्रम में हमने अपने साथ पीडियाट्रिशियन को भी लिया है, क्योंकि बच्चों में भी, बाल मन में भी जो कौतूहलवश उठने वाले सवाल हैं उनका जवाब आप देने के लिए हमें उपलब्ध है। साथियों, एक जो विशेष रूप से हमारे रिक्वेस्ट पर मैडम हाजिर हुई हैं, डॉक्टर अनीता राजपुरोहित, आप इस विषय पर हमें वो वाला एंगल भी लाइफ का देने वाली हैं कि लाइफ में इस विषय की लेस अवेयरनेस के कारण ही आज मार्केट में इनफर्टिलिटी जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज ये आपको बताएंगी कि सही समय पर सही अवेयरनेस आपकी लाइफ को लीड करने में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम इस पूरे कार्यक्रम के, जिन्हें मैं मेंटर कह सकता हूं, आपने डॉक्टर ओपी मेवाड़ा, इन्होंने मुझे उम्र में, आप मुझे इनसे मतलब गलत मैं ये बोल दूंगा कि मैं जवान लग रहा हूं, हालांकि सही मायने में ये मुझसे कई गुना ज्यादा जवान है, क्योंकि इनका दिल एनी टाइम मुझे ये चेज करने में रहता है, अंकित जी घर से बाहर कभी निकले कि नहीं निकले। मैंने कहा सर मैं अलवर जाके आया था। बोले आप यहीं रहो, मैं दुनिया में 50 देश घूम चुका हूँ। दुनिया भर घूमने वाले ज्यादा घूम चुके हैं सर, मैं नंबर कम बता दिया, ठीक है। ये कहते तो ये है कि मैंने कोई कॉन्टिनेंट नहीं छोड़ा है, कोई देश नहीं छोड़ा है। अब सही है? बिल्कुल। तो इन्होंने दुनिया भर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मेडिकल नॉलेज लिया हुआ है। आप अपने टाइम के मेडिकल में टॉपर रहे हैं और आज जब लाखों की संख्या में लोगों को ये ट्रीट कर चुके हैं, अपना नॉलेज पहुंचा चुके हैं, आज हमारे बीच में हैं। तो चलिए, पैनल का स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप सबने समय निकाला और हमारे साथ इस मंच को साझा किया। तो बहुत बेसिक से हम सवाल से शुरुआत करेंगे। आप लोग भी अपना अपना ब्रीफ में अगर चाहें तो हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें मतलब अपना सद्भाव भेज सकते हैं। हेलो लिसनर्स, मैं डॉक्टर ओपी मेवाड़ा RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से MD मेडिसिन पढ़ के पास हुआ और 1980 में मैंने मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू की और तब से मैं हर तरह के मरीज को हर तरह का ट्रीटमेंट दिया है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो या मेडिसिनल हो। तो इसी में मेरी ज़िंदगी निकली है। ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव मेरे साथ में हैं और मैंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि अनुभव प्राप्त करने का जीवन में कि जिसको मैं पाकर कुछ न कुछ नया कुछ कर सकूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनीता राजपुरोहित। आज जब अंकित अवस्थी सर ने बताया कि इस टॉपिक पे आपको भी कुछ अपना योगदान देना है, तो पहले मैं पीछे हट गई कि नहीं ये टॉपिक तो मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब डॉक्टर्स की ये हालात हैं तो हमारा जो यूथ है या जो हमारा नेशन है जिसमें इतनी सारी भ्रांतियाँ इस चीज़ को लेके है और जो हेजिटेट करते हैं कि इस चीज़ को कैसे खुल के बोलें, कैसे अपनी समस्या को हम बताएं, और सेक्स एजुकेशन सच में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो जब इनसे मेरी थोड़ी बात हुई तो मुझे लगा कि या इट इज़ द राइट टॉपिक एंड वी हैव टू डिस्कस। बहुत बढ़िया मैम। आपका जो आज मैं अपने नाम के नीचे लिखता हूँ मोटिवेटर, और मुझे आज लाइव मोटिवेशन का उदाहरण देखने को मिला है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को इतना महत्व दिया, धन्यवाद। सर आप भी बताएं कि बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं आपके? मैं डॉक्टर सोहन कुमावत, वर्किंग एज ए पीडियाट्रिशियन एट शिवगंज। जैसा कि सेक्स एजुकेशन की बात अभी इसकी
जानकारी और उसके जोर देने की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि बच्चा 2 साल की एज के बाद ही थोड़ा बहुत समझने लग जाता है कि क्या चीज़ है। तो आई थिंक अब चीज़ें राइट टाइम आ गया है कि ये चीज़ें अपन शुरू से ही इनको बताई जाए, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, या वो किसी तरह की मन में भ्रांति नहीं पाले कि उसको बाद में उन चीज़ों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़े, या वो अपने दिमाग में गलत चीज़ें बिठा दे ताकि वो और अपनी तकलीफ़ों को बढ़ाए। सर, तो जिस तरह का अब हमारे सामने पैनल तैयार हो चुका है, आप सबने सबका इंट्रो सुन भी लिया है। अब हमारे सवाल बाई बर्थ, जहाँ से शुरू हुआ है हमारा जन्म और वृद्ध अवस्था तक, कोशिश करेंगे कि हमारे हर एज कैटेगरी के लिसनर को कुछ ना कुछ आज के इस सेशन से प्राप्त हो। सबसे पहली शुरुआत करते हैं जन्म से ही। जैसी बात हुई, डॉक्टर साहब आप भी इस चीज़ को लीड लीजिएगा। जब बच्चे का जन्म होता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस जन्म से लेकर के टीन एज तक उसे देखने को मिलते हैं। जन्म में, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ी है, बच्चों के जन्म के साथ शायद व्यवहार में भिन्नता नहीं आती है, लेकिन हार्मोनल चेंजेस शनय शनय होते जाते हैं। उनमें मेल फीमेल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। सबसे पहला मोमेंट ऐसा कब होता है जब उसे ये रियलाइज होने लगता है कि हाँ, मैं तो मेल हूं और मैं फीमेल हूं? क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल का शुरू होता है ना, यहीं से हमारा आज का सेशन शुरू होता है। सही मायने में अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, और ये बचपन की वो कौन सी पढ़ाई है या कौन सा पद, मतलब इसको कहें, ये स्टेप है साहब, अब इसको ये समझ में आने लग गया कि मैं मेल हूं और मैं फीमेल हूं। क्या है आपके सबके अनुभव, आपके अपने अपने? मेरा ये मानना है कि जब बच्चा, उसकी माँ जब नहलाती है, तभी उनको ये थोड़ा सा ज्ञान देने लग जाती है कि तू मेल है या तू फीमेल है। ठीक है। और उसी समय से उनको डिस्क्रिमिनेट, मतलब अपने सेक्स को वो लोग बच्चे 2-3 साल की उम्र से ही पहचानने लग जाते हैं कि मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ। और जैसे जैसे हार्मोनल चेंज आने तो शुरू होते हैं करीब 9-10 साल की उम्र के बाद में, लेकिन उससे पहले उसको रियलाइज हो जाता है कि मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। तो फिजियोलॉजिकली भी डॉक्टर साहब आप बताएं कि बच्चे के अंदर क्या ऐसे हार्मोन्स हैं जो उसे वाकई में अंदर से ये भावना पैदा करते हैं कि ये अपोजिट सेक्स है? मतलब मैं एक जस्ट क्यूरोसिटी, क्योंकि मेरे घर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, जो अपने मैनकिन, जो अपने मेल बिहेवियर या उस तरह की चीज़ों को अपने प्रभावित करता है। ओके, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो जैसे सर हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि, और एस्ट्रोजन, अगर मैं सही हूँ तो हम तो क्या एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़े थे इन सब चीज़ों को। तो इनका लेवल सब में, जैसे मेरी थोड़ी सी नॉलेज है इस विषय पर, अगर आप मुझे करेक्ट करें, कहते हैं कि ये सब में थोड़ा थोड़ा तो होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब में डोमिनेंसी अलग अलग होती है। यस, तो आपका कहना है कि एट द एज ऑफ 9 और 10 वो डोमिनेंसी दिखने लगती है। सेकेंडरी चेंजेस जब आते हैं अपने 11-12 ईयर से, फिर टीन एज में जाता है, तब जो ग्रोथ स्पर्ट होती है उस टाइम ये सब चीज़ें ऑब्वियस होती है कि कौन सा हार्मोन प्रीडोमिनेट करेगा, और उसकी वजह से फिर वो जो चेंजेस एग्जैक्टली। तो अब जो आपने लाइन यहाँ से बोली ना सर कि सेकेंडरी जो चेंजेस आपने बताए, अगर मैं सही हूं तो सेकेंडरी चेंजेस की भी बायोलॉजी में एक डेफिनेशन है। हम टू द पॉइंट तो डेफिनेशन पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम केवल ये कह सकते हैं सर कि सेकेंडरी चेंजेस का मतलब है कि उसके प्यूबिक हेयर्स का आना, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स। तो इस पर थोड़ा सा सर खुल के आप बात बताएं। नहीं, खुलकर बात, जब क्या है, ये मतलब एज आती है, जब ये ऐसे क्या बिहेवियरल चेंजेस हैं या फिर फिजियोलॉजिकल, शरीर में ऐसे कौन से चेंजेस हैं कि ये लगता है कि अब ये चीजें इसको वयस्क की तरफ ले जा रही हैं? चेंजेस तो यूजुअली जो है, जो सेक्स हार्मोन्स उसके अंदर हैं, दे आर डिटरमाइंड बाय XX जीन और XY जीन। तो दोनों तरह के हार्मोन रहते हैं, लेकिन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रीडोमिनेट करता है, फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रीडोमिनेट करता है। और ये हार्मोन जो हैं बच्चे के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। कैरेक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टर्स जैसे कि प्यूबिक हेयर आना, एक्सिलरी हेयर आना, ग्रोथ ऑफ पेनिस, देन ग्रोथ ऑफ स्क्रोटम, टेस्टिस, and in females growth of breast and growth of pubic hair almost, and then ultimately menstrual cycle in ladies and semen discharge in males, whether it is spontaneous or artificial. तो जो हमारा आज का सेशन है ना सर, वो असल मायने में यहीं से शुरू होता है
और इसके पीछे का बड़ा वजह यह है कि वो जो बालमन है ना, जिसको कि घर वालों ने बहुत अच्छे से परवरिश करके बड़ा किया है, अब वो यहां तक तो उसे बता पाते हैं कि बेटा तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बेटा तुम्हें ये झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें चोरी नहीं करनी है, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना है। यहां तक तो बहुत अच्छे से बच्चा लीड होता है एट द एज ऑफ 9 and 10। मैं भी एक फादर के नाते आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन जैसे ही ये एज क्रॉस होती है और बच्चे को लगता है कि जब घर में इस विषय की चर्चा नहीं हो रही है ना, तो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है, शायद वो घर वालों के साथ साझा ना कर पाए, और वहीं से उसके दिमाग में एक इंप्रेशन इन्फिनिटी का, डर का, नेगेटिविटी का आने लगता है। आप लोग इस पे अपनी राय रखें प्लीज मैम, आप बताएं। हाँ, तो सर जैसे आपने कहा कि बीइंग ए फादर आप अपने बच्चों को जैसे 8 to 9 ईयर्स तक तो उसको जो सोशल मॉरल्स हैं वो हम उसको एजुकेट करते हैं, लेकिन सर ऐसा अभी नहीं है एक्चुअली। अभी फैमिलीज़ में ऐसा हो गया है कि चाहे मेल हो या फीमेल, जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं कि भाई ये बच्ची है, तो उसको बताते हैं बार बार कि यू आर ए गर्ल, है ना, तो तुम्हें इस तरह से थोड़ा सा ट्रेन होना है, तुम्हें ये करना है, या उसको प्रिंसेस की तरह भी ट्रीट करते हैं। और जो मेल होता है उसको भी वो अलग से, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो डे 1 जब आपने कहा बॉर्न होता है ना बच्चा, तभी से उनका जो पर्सपेक्टिव है बच्चों के जेंडर को लेके, उसी के अकॉर्डिंग उनका जो बिहेवियर होता है पेरेंट्स का, वो टिल 8 to 9 भी रहता है कि भाई अगर लड़की है तो तुझे देख इस तरह से ये बिहेव करना है, अगर लड़का है तो उसका थोड़ा सा अलग जो ग्रोइंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वो उसको शिक्षा देते हैं। बट जैसे 8 to 9 ईयर्स होता है तो उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है सर। जी सर। और उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे सर ने अभी डिस्क्राइब किया, वो जैसे जैसे आते हैं तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है। और उन चीज़ों को वो मतलब एक्सेप्ट तो करता है सर, बट विद कंफ्यूजन, उसका माइंड कंफ्यूज रहता है कि अरे मेरे पास सर कई पेशेंट्स आते हैं, मतलब मदर्स आती है बच्चियों को लेके कि उसको जो है ब्रेस्ट पे मतलब ब्रेस्ट जो चेस्ट बोलते हैं उसको उस टाइम, तो कि चेस्ट में इसको गांठें हो गई है, इसको पेन हो रहा है, इसके कोई नोड्यूल्स हैं। तो माँ भी इतनी एजुकेट नहीं होती, या उनको भी अगर एजुकेट भी हैं तो सर उनको नहीं पता होता है कि दीज नोड्यूल्स आर ग्रोइंग ब्रेस्ट, क्योंकि अभी जो प्यूबर्टी है सर, जो प्यूबर्टी स्टेज है वो भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो गई है। मतलब जो पहले जो होती थी सर एज, वो 14 to 15 ईयर्स होती थी सर, और अब जो एज है वो बहुत पहले होने लगी है। मतलब 9 to 10 ईयर्स के एज में ही जो बच्चे या बच्चियां जो है वो whether he is male or female, they are experiencing the secondary sexual characters. So और इसकी वजह भी सर ये है कि एकदम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया सर, जो का भी इसमें शायद रह गया है, जो अपना लाइफ पैटर्न्स हैं सर वो चेंज हो गए। बच्चा पहले बाहर सब खेलते थे, वो खान पान खेलना उनका स्पोर्ट्स बंद हो गया है सर। तो वो जो चीज़ें हैं, खान पान है, उनका बिहेवियर है, उनका जो रहन सहन है, उसकी वजह से सारा सर सिस्टम जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आके और ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो गई है। तो इस वजह से बच्चा जब कंफ्यूज स्टेट में रहता है सर, तो मदर्स या जो पेरेंट्स हैं उनको काउंसलिंग, मतलब उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि आपको अपने बच्चे को किस तरह से काउंसल करना है, उनको कैसे उनके जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसके बारे में एजुकेट करना है, सो दैट वो किसी थर्ड पर्सन से नहीं पूछे। पेरेंट्स को उनका फ्रेंड होना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तो वो गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। आपका जो आज जो सबसे अच्छा पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि जो समाज में चर्चा शुरू हुई वो शुरू भले ही एक फिल्म के देखने से हुई, जिसके कारण मैंने आप सबसे निवेदन किया कि आप समय निकालें, लेकिन आपकी बात ने एक नई दिशा इस विषय को दी है, और वो दिशा ये है कि हम स्कूल एजुकेशन में बातें ऐड करने की करते हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है, जो कि आपको इन एंड आउट जानते हैं कि आप कौन हैं, आपके व्यवहार को जानते हैं, आप किस तरह से हर चीज पर रिएक्ट करते हैं ये जानते हैं। अगर मैम की बातों को आप सीधा सीधा कंसीव करें तो कहने का अर्थ ये है, अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, और निश्चित ही हमारे यूट्यूब एल्गोरिदम बताते हैं कि मुझे बहुत से पेरेंट्स सुनते हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपके बच्चे जो इस एज में हैं, असल मायने में 9 से ऊपर की साल में जब जब वो पहुंच रहे हैं, चाहे आपके घर में बेटी है या बेटा है, आप समय निकालकर उनके साथ इन विषयों पर अपने स्तर का संवाद स्थापित करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह से इस बात में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है क्योंकि आपकी और मेरी जो कंडीशनिंग रही है वो बहुत ही इस तरह के परिवार में रही है कि हम लोग माँ बाप के सामने बोलने में भी हेजिटेट करते हैं, तो बेहतर होगा, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं,
कि आप डॉक्टर्स की विजिट करना शुरू करें। एम आई राइट मैम? बिल्कुल सर, हाँ, कि उस एज ग्रुप में कि डॉक्टर से बेटा चलो एक रेगुलर चेकअप है, हम लेने चल रहे हैं, तो डॉक्टर्स बात ही बातों में वो लीड छोड़ देते हैं। नहीं, वो माँ बाप को चाहिए कि डॉक्टर्स को कहे कि इस विषय में उसको एग्जैक्टली मतलब आप जिस उनको बात को बताएं। नहीं कह पा रहे हाँ, जो आप नहीं कह रहे हैं वो डॉक्टर्स के माध्यम से कहलवाएं आप। एग्जैक्टली मतलब जिस हम बात इस में विषय पर हिचकिच- एक बहुत अच्छा जो ये हिच का पॉइंट निकल के आ रहा है ना, कि आपकी हिचकिचाहट को दूर करने का आज पॉइंट नंबर 1 निकल के आ चुका है। अब आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, होपफुली आप सबकी 500-700 रुपए फीस होती होगी, 1000 रुपए में अगर ये समाधान मिलता है तो भाई साहब ये बहुत बड़ा लाइफ इवेंट है आप लोगों के लिए, है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अब जब फादर पेरेंट्स बने तब कर लें, या इस एज ग्रुप में तो भी कर सकते हैं कि यदि मौका मिले और आपको बच्चों के साथ बातें संवाद स्थापित करना है, नियरेस्ट डॉक्टर तक जाएं। अच्छा, किस डॉक्टर तक जाएं सर, ये भी एक बड़ा पॉइंट होता है। पीडियाट्रिशियन तक जाएं, गायनोकोलॉजिस्ट तक जाएं, मेडिसिन तक जाएं, फिजिशियन तक जाएं, ये भी सर दूर करिए। जो हम जैसे लोगों के लिए तो सब जो डॉक्टर जो जिसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस है बहुत सही, उसके पास जाए, बहुत सही, या जो उनको एज ए फैमिली ट्रीट करता है एग्जैक्टली उसके पास जाएं, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से उस बच्चे के साथ में कन्वर्सेशन स्थापित कर सकते हैं। आजकल मतलब सर मेट्रोज में तो एडोलेसेंट पीडियाट्रिक्स करके एक नई ब्रांच कह सकते हैं, जो सब ब्रांच है इसकी, अच्छा। वो तक चालू हो गई है, जिसमें स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स या बॉयज़ के लिए इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें बताई ये जाती आपने है। नई चीज बताई, मेट्रोज तक तो ये चीज पहुंच चुकी है और सेशन के साथ संभव है कि अब हर जगह पहुंचेगी। और पीडियाट्रिशियन भी, मतलब आप सबसे बड़ा बात है कि ये कहते भी हैं सर कि ईश्वर, टीचर, डॉक्टर, ये सब विश्वास पे ज्यादा टिके हैं, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है तो ना तो आप डॉक्टर की दवा खाएंगे, ना मोरल्स उसकी बात मानेंगे भी नहीं। और टीचर के केस में भी यही होता है सर, टीचर पे विश्वास है तो बच्चे मान देंगे हाँ हमें करना है, ये करना है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। तो हमने एक पड़ाव पार कर लिया है, जो हमारा आज का टाइटल है दैट इज सेक्स एजुकेशन, उसको पहला लेसन आप लोगों को मिल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने इसको लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन के रूप में प्रोवाइड नहीं कराना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि हर व्यक्ति डॉक्टर तक रीच करे। और इसका मैं बहुत जीवंत उदाहरण देता हूं आपको मेरे ही घर में। इवन दो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे घर में भी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी वो ट्रीटमेंट लेने मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते हैं। सीजनल बुखार हुआ तो उन्हें पता है कि पीसीएम क्या खानी दवा है, है, वो खुद के डॉक्टर हैं। और आप लोगों की जरूरत उन्हें तब लगती है जब वो चीज बिगड़ जाती है, बिगड़ जाए। और जब उन्हें पता है कि ये साइकिल 5 दिन से ऊपर चला गया है और कुछ और है। तो ये जो अपन ने स्टेप बताया ना, इसको सुनते ही कुछ लोग तो तत्काल प्रभाव से तो एकदम मोटिवेट हुआ, हाँ यार सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन तत्काल प्रभाव से फिर वो ठंडे भी हो गए, यार डॉक्टर के पास तो बुखार दिखाने तो हम जाते नहीं है। फिर वही चीज, डॉक्टर के पास जाते हैं वहां तो भीड़ लगी होती है, कोई हंसेगा और कोई और देख लिया तो ये और पूछेगा इस बच्चे को अभी से क्यों लेके आ गए, ये और सवाल जवाब आने लग गए। तो हमें आज के सेशन के माध्यम से एक और स्टेप आगे बढ़ना है, और वो ये है कि कैसे उस बच्चे को एजुकेट करने के लिए हम पेरेंट्स को कुछ लीड्स दें कि आप अपने बच्चे से कैसा संवाद स्थापित करें। आप दादाजी हैं, आप माताजी हैं, आप पिताजी हैं, आप अपने अपने लेवल पर बातें बताएं प्लीज। संवाद स्थापित करने के लिए तो मेरी एक राय है कि जब आप अपने बच्चे के बिहेवियर में कुछ एबनॉर्मल महसूस करने लगें तो आप उसको डॉक्टर के पास में ले जाएं, क्योंकि हर बच्चा ये जब पहली बार चीज़ डेवलप होती है तो अपने आप को नॉर्मल नहीं पाता है, और उसके व्यवहार में या एक माँ बाप अपनी आंखों से देख के समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आज गड़बड़ चल रहा है, इन दिनों में गड़बड़ चल रहा है, तो बच्चा शांत हो जाता है, आउट स्पोकन हो जाता है, या नजरें चुराने लग जाता है। अगर वो कुछ भी गलत करता है, उसकी नज़र में जो गलत है भले वो गलत ना हो तो वो समझ जाते हैं कि तो ऐसी स्थिति में उनको जाना ही चाहिए। सर जाना ही चाहिए। बीमारी की बात नहीं करें कि वो बुखार के ही अंदर ही जाए, क्योंकि हर चीज बुखार ही बीमारी नहीं होती। हाँ, आप तो वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दिए। मैम आप बताइए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप दूसरा रास्ता भी बताएंगे, प्लीज बताएं। सर आज मैं बीइंग ए डॉक्टर नहीं, बीइंग ए मदर मैं आज बात करूंगी, क्योंकि सर जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है दैट इज़ अ वेरी टेंडर एज ग्रुप। मतलब उस वक्त बच्चे का माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें आप चाहे मदर हैं चाहे आप फादर हैं, तो आपको अपने बच्चे के साथ बहुत एज ए फ्रेंड आपको उसके साथ रहना है और उसके साथ टाइम बिताना है। बच्चे को बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा देर तक आपको उसको अकेले नहीं छोड़ना है। जब बच्चा अकेला होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस, ओवर थिंकिंग, वो सोचता रहता है और बता नहीं पाता है। तो जब भी आपको लगे कि बच्चा आपसे बच रहा है, जैसे सर ने बोला,
तो यू शुड स्पेंड सम टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। तो उसमें बच्चा थोड़ा सा भी आपको लगे कि बच्चा कुछ हेजिटेट कर रहा है या एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो हम उसको बहुत प्यार से, उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है सर, उसमें स्ट्रिक्टनेस, कॉन्फिडेंस में हाँ, लेके और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, प्यार और कॉन्फिडेंस। तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके कि जो चीज़ें वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकती या पूछ सकता है, जो जो उसमें आ रहे हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमें थोड़ा सा एज्यूम करके उस बच्चे का फ्रेंड बनना है, फिर उससे पूछना है कि बच्चा ये प्रॉब्लम है क्या, आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, आपको चेस्ट में कुछ बदलाव हो रहे हैं, उस वजह से कुछ है, आपको कोई गलत तरीके से किसी ने देखा है, आपके साथ कुछ भी एबनॉर्मल कुछ होता, आप मुझे बताओ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। और एज ए फ्रेंड आप उसको जब सॉल्यूशन देंगे ना और उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे ना, तो बच्चा खुल के बात कर पाएगा, और जब बच्चा खुल के बताता है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी है सर। तो कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड टेंडरनेस, हाँ, दैट इज वेरी इसमें इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसी जगह फिर आपने एक लीड और अच्छा छोड़ दिया, और वो है जिस पर हम आपसे चर्चा भी किए थे एक बार, कि इस विषय पर भी बात करेंगे, दैट इज गुड टच और बैड टच। जो आपने अभी बोला कि किसी ने देखा तो नहीं बेटा आपको, और मैं अपने लिसनर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि आने वाले सेशन में पॉसिबली आज भी हम कुछ चर्चा करेंगे, और आने वाले टाइम पर भी गुड टच और बैड टच क्या है इसको लेकर के भी हम और डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग सेशन है जिसमें हम ये बताएंगे कि गुड टच क्या है। और मैं कोशिश करूंगा आपके पास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, प्लीज। सर, टच के अलावा कई बार जो नज़रें होती है ना, उस नज़र से भी बच्चा अपने आप को बड़ा फील करने लग जाता है। एक उस सेंसिटिव एज में अगर कुछ अलग तरीके से अगर कोई उसको देखता है ना, तो उसको लगने लगता है अरे मुझे क्यों देख रहा है इस तरह से। तो वो एक टच के अलावा एक नज़र के भी एक सर बात है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। आपने जो बात बोली है ना, ये बात एक लेवल, और यही तो बात है ना, पढ़े लिखों से बात करके कुछ प्राप्ति होता है। मैं अब तक गुड टच बैड टच तक ही सीमित था, अब गुड नज़र और बैड नज़र भी हो गई है बहुत अच्छी बात है। लेकिन डेफिनेटली मैम, ये बहुत सेंसिटिव बात आपने उठाई है, और ये निश्चित ही बच्चों के अंदर अपने आप को देखने का नज़रिया बदलती है कि लोग मुझे किस नज़रिए से देख रहे हैं। बहुत सही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि बच्चे के अंदर जब ये चेंजेस आने लगते हैं, मैं भी पेरेंट्स के बहुत नज़दीक रहा, और पेरेंट्स मेरे साथ बहुत अच्छे से खुलकर बात कर पाए, लेकिन मैं अपनी जब इतिहास को खंगाल कर देखता हूँ तो उन्होंने कभी इस तरह की बात मुझसे नहीं की। तो फिर एक लाइन निकल कर यहाँ तक आई कि पेरेंट्स का खुलापन क्या है, और जहाँ तक आज तक की पेरेंटिंग है उसमें खुलापन क्या है। बच्चे को आप कह के बोलना, बच्चे की फरियाद पूरी करना, उसको कुछ चाहिए पहले ही पूरा कर देना, उसको दोस्त के रूप में फील दिलाते हुए कंधे पर हाथ रख के चलना, फिर भी वो बातें नहीं हो पाती। अब इसका समाधान लेने के लिए कैसे डेयरिंग करनी पड़ेगी? आप ओपन है, सवाल तीनों के पास है। अच्छा, आप लोग ना बियॉन्ड ए डॉक्टर पेरेंट्स के तरीके से भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी आए हैं, आए होंगे, आने वाले होंगे, है ना। तो प्लीज इसको भी थोड़ा लीड दीजिए, तीनों में से जो भी इस क्वेश्चन को लेना चाहे। ठीक है, आप बताएं सर, नहीं तो मैं मेरा बताऊंगा मैंने क्या सोच रखा है। ठीक है। नहीं, मैं आपको इसमें स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है। लेकिन आप बोले पहले, मैं उसमें से पॉइंट निकालते हैं। देखिए मैं आप लोग फिर मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग। मेरा मानना है कि क्योंकि मेरा थोड़ा सा अनुभव बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, आप लोग मरीज के साथ मिले, मैं बच्चों के साथ बहुत मिला हूँ, क्योंकि मैं लंबे समय तक 10th के पास आउट बच्चों के साथ रहा हूँ मैं, और लंबे समय तक कोटा में मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उसके बाद में फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाया है। लाखों लोगों को मैं सुन रहा हूँ। मैंने ये पाया है सर कि या तो उनकी सर्कल में कोई खास व्यक्ति होता है जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं, उसका कोई बड़ा भाई हो सकता है जिसके थ्रू आपको ये मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मेरे मामा के बच्चे हुआ करते थे मुझसे 10-10 साल बड़े, लेकिन मेरी और उनकी बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन उन मामा के बच्चों की अपनी बुआ से बहुत अच्छी बनती थी, यानी मेरी माँ से बहुत अच्छी बनती थी। और बुआ उनके साथ में उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक की बातें करती थी, क्योंकि बुआएं थोड़ी ओपन होती हैं। जीजा, बुआ, फूफा, ये बच्चों के साथ हल्के से मजाकिया लहजे में बात करते हैं। पेरेंट्स एक डिस्टेंस रखते हैं। अब हो सकता है ये सोशल कस्टम्स हैं, अलग अलग जगह अलग तरह से होते हैं। कहना 100% बॉल को इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचाना, कोर्ट में पहुंचाना तो है, डायरेक्ट थ्रो में आपको डर है कि कहीं बच्चा अभी इतनी क्यूरोसिटी में ना आ जाए कि वो कुछ ऐसे सवाल पूछ ले जिससे मैं ऑकवर्ड हो जाऊं, तो आप उससे डर भी रहे हैं। लेकिन
अपने घर के जो बड़े हैं, एल्डरली जो बच्चे हैं, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, बच्चा आपका बड़ा कंफर्टेबल है। जैसे मैं याद कर पाता हूं कि मुझ तक ये बात कि हाँ भाई ये चेंजेस तेरे शरीर में आ गए हैं या आ रहे हैं, ये मुझे अच्छे से याद है कि मुझे मेरे एक कजिन ब्रदर ने पहुंचाए थे। और मैं उस बात को जब भी याद करता हूं तब पहली बार मेरी उनकी नजर से अपनी नजर में मित्रता का भाव बढ़ा था, हीनता का भाव नहीं बढ़ा। मुझे लगा कि भैया ने मुझे बड़ा ट्रीट किया है यार, इन्होंने मुझे छेड़ा है इस तरीके से। हालांकि वो सिम्टम्स मैं उनसे खुल के बातें करने लगा, और वही चीज हम लोगों के बीच आज तक बॉन्डिंग के रूप में बनी है, जबकि वो मुझसे 10 साल बड़े थे। ये तो एक तरीका जो मुझे लगता है। किन्हीं के पास में ये वाला, क्योंकि ये तो सब फैसिलिटीज हैं, सबके पास हो ना हो। दूसरा जो मुझे लगता है, आप फिर ऐड करिएगा, पेरेंट्स भी बच्चों को लेकर थोड़े सेलेक्टिव होते हैं। मतलब हम जो कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, पेरेंट्स के केस में भी ऐसा होता है कि वो सब बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं रखते। माँ के साथ बेटी की नजदीकी है, बाप के साथ बेटी की नजदीकी है, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री ऊपर नीचे होती है। जिनके साथ जिस तरह की केमिस्ट्री है वो उस बात को उतने नजदीक तक ले जा सकते हैं जिसकी जितनी नजदीकी है, और थोड़ा प्राइवेट स्पेस में। जब भी उनके साथ में आप बात संवाद स्थापित कर रहे हैं, तब उस तरह की बातें पूछते पूछते कि बेटा आपके पेट के नीचे दर्द तो नहीं हो रहा, बेटा आपको सोते समय कुछ अटपटा तो फील नहीं हो रहा, कुछ इस तरह की चीजें। बोले मम्मी आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? बोले बेटा आपने देखा होगा कुछ टाइम्स ऐसे आते हैं जिस समय मैं किचन में काम नहीं करती, कुछ टाइम्स ऐसे आते हैं जिसमें मैं एक्स्ट्रा हाइजीन को फॉलो करती हूँ। आपने कभी नोटिस किया ऐसा क्यों करती हूँ बेटा मैं? क्योंकि ईश्वर ने हमें एक विशेष शक्ति दी है। क्या शक्ति दी है? हम इस पूरी अर्थ के जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके पैदा करने वाले हैं। यानी कि हम मदर अर्थ असल मायने में अगर कहें तो ये जो मदर शब्द है ना, ये हमारे लिए, इसीलिए अर्थ को भी रेस्पेक्ट हमारे ही रेफरेंस में दी गई है। तो माँ ऐसा कैसे हो पाता है? बोले बेटा अपने शरीर में भगवान ने कुछ ऐसी दिव्यता दी है, और बहुत जबरदस्त बायोलॉजी है बेटा ये, कि मेरे माँ अपने आप को इसके लिए आगे रखे कि मेरे शरीर में बेटा इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से, जो आपको कई बार बचपन में हमने बताया था कि मैंने फल खाया था, कोई बाबा आए थे, कोई गुड़िया आई थी जो आपको रख कर चली गई। लेकिन पता है अब आपने वो जो 4th 5th की किताब में पढ़ना शुरू किया है, इससे भी आगे एक चीज़ है, अपने शरीर में ना कुछ इस तरह के फीचर्स हैं, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हुए, ताकि वो उस पल को एंथुजियास्टिकली ले पाए जब उनके शरीर में वो चेंजेस आए। क्योंकि बच्चियों के शरीर में जब सबसे पहले पीरियड्स का आगमन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्ची को इस तरह से हीनता फील होने लगती है, पता नहीं उसके जीवन में कुछ गलत हो गया है, जबकि इट्स ए टाइम टू सेलिब्रेट। आप मैम फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, अगर मैं गलत हूं तो फिर से मुझे करेक्ट करिएगा, मैं अपना नजरिया शेयर करता हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो 35 की एज में पहुंचकर जब बच्चे प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, वो उस दिन उस एज को याद कर रहे होते हैं जब डॉक्टर ये कहता है उनसे सबसे अच्छा टाइम था, 2 लाख अंडे बने थे 16 साल की एज में। Am I right? तो आप जिस चीज को 35 साल की एज में रिवाइंड कराते हो ना, 16 साल में जब तुम थे ना इतने अंडे थे, और आज डॉक्टर गिन के बता रहे 25 अंडे हैं। बेटा 8 भी नहीं बन पा रहे, एग तो इसमें से 6 भी नहीं बन पाएंगे, प्रॉपर तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। ये फॉलिकल ही फॉलिकल है, अंदर खाली है, अंदर खाली। Am I right? हाँ, मतलब आपकी बायोलॉजी में जितना पढ़ के ज्ञान प्राप्त किया हूँ, आपसे आने से पहले थोड़ी पढ़ाई की मैंने कि आप लोगों से सवाल क्या किए जाए। तो उस स्थिति में अगर आप उसको ये बताओ कि पता है उन दीदी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे, उन्हें दिक्कत क्यों आ रही है, उनके बच्चे क्यों, उसको ना ये सिखाओ कि शी हैज समथिंग जिसका उसे प्राउड फील हो, बजाय अपने आप को ये सोचने के कि वो थोड़ा डाउन साइड फील कर रही है। तो प्लीज इसमें ऐड करिए, मैं बहुत देर बोल लिया, कुछ किसी को ऐड करना हो तो। नहीं, ये कि ये बात लड़कों के ऊपर भी लागू हाँ, होती तो है, ये बात लड़कों के ऊपर भी लागू होती है। जी। जब उनके साथ पहली बार कभी जैसे नाइट डिस्चार्ज हो गया, वो हो गया, तो बड़े डिप्रेशन में रहते हैं। मैं अपने ही जीवन के ऊपर इसको लागू करके, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। देन आई आस्क्ड सम माय सीनियर कलीग्स, फ्रेंड्स में, कह रहे क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अरे तेरे को इतना भी नहीं आता। तो ये बात जो है उनके पेरेंट्स भी उनको कन्वे कर सकते हैं कि एट दिस एज, ये जो शुरू होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की,
वो पढ़ाई यूजुअली 5वीं 6ठी क्लास में आजकल चालू हो जाती है। और बायोलॉजी जो है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के ऊपर लागू होती है। तो जब एक प्लांट की बायोलॉजी अगर आप उसको बताओगे एंड देन आप उसको बताओगे कि भाई आपके शरीर के अंदर ये चीज है, और फीमेल को बताओगे आपके शरीर में ये चीज है, जब प्लांट के माध्यम से आप पढ़ाओ या फिर आप अपनी बायोलॉजी के माध्यम से उसको पढ़ाओ तो उसको बहुत जल्दी अवेयरनेस आ जाएगी। सर इसी विषय पर ना उस फिल्म में बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि हम बच्चे को प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, खरगोश पढ़ा रहे हैं। जैसे हम पढ़ते थे उस समय खरगोश के जो खरहा होता था वो पढ़ाया जाता था, लेकिन हमें कोई जो क्लास का जो नोटोरियस चाइल्ड होता था ना वो कहता था ये अपने होता है, तो हमें लगता अच्छा फिर वही खरहा तो इतने बच्चे पैदा करता है यार एक ही बार में, और वो बातें मजाक के लहजे में आती थी, कभी भी वो टू द पॉइंट है, सीरियसली है, साइंटिफिक वे में नहीं है, साइंटिफिक वे में नहीं है। ये ड्यूटी जो है टीचर के ऊपर डालनी चाहिए। ये यहाँ से स्कूल का काम शुरू यहाँ होता से है स्कूल का काम कि शुरू होता है। एजुकेशन सिस्टम में वो चीजें जब वो समझा रहे हो तो रिलेट करके पैरेलली वो किसी ना किसी तरीके से इसको कम्युनिकेट करना कम्युनिकेट करें। यानी कि जहां तक हमारा सेशन अब तक रहा वो रहा पेरेंट्स क्या करें, अब उसके बाद में जो सेशन का सेकंड पड़ाव आके पहुंचा है टीचर्स क्या करें, विशेष रूप से वो जो इतना संजीदा जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं। और विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि टीचर लाइफ लॉन्ग वही याद रखता है जो लाइफ लेसन सिखाता है। वो याद रहता है जिन्होंने हाँ, क्योंकि आप लोग अल्टीमेटली राष्ट्र निर्माता हैं अगर, तो आपको ना उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाने होंगे। और मैं सर इसमें एक और चीज फिर से ऐड करता हूँ, पता नहीं मैं बहुत गलत इंटरव्यूअर हो गया हूँ, बोल मैं ज्यादा रहा हूँ, बुलवाना मुझे आपसे था, फिर भी इस मंच के बहाने में अपनी बात भी रख पा रहा हूँ। सर जिन्हें हम घर में, समाज में, स्कूल्स में, कॉलेज में बिगड़ा हुआ बच्चा कहते हैं ना सर, आप सब अपने स्कूल्स में पढ़े हैं, कॉलेजेस में पढ़े हैं, एक बच्चा होता था जो बिगड़ा हुआ है कि यार ये अश्लील बातें करता है। असल में मुझे लगता था सबसे ज्यादा नॉलेज तो वही लेके बैठा था, नॉलेज उसी को है, लेकिन पता टैग है, कर दिया गया है उसको कि ये बिगड़ा हुआ है। अब ऐसे बच्चों की संगत में रहने से उस बच्चे का मोटिवेशन जो वाकई में क्यूरियस है वो डाउन हो गया कि यार मेरे घर वाले कहते हैं तू बिगड़े हुए बच्चे के साथ रहता है। इस विषय पर क्या राय है कि उस बिगड़े हुए बच्चे का सम्मान किया जाए कि बेटा जरा इधर आओ, तुम सबको बताओ कि क्या कर पाओगे, क्योंकि हम तो नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, टीचर की ड्यूटी है सर कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझाए कि ये बायोलॉजी है और ये एबनॉर्मल है, दिस इज एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल और नॉर्मल की लाइन कहाँ फिनिश होती है? जहाँ आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी रहे हैं और एक एबनॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कोई गलत दिशा में जा रहे हैं, वहाँ पे टीचर की जिम्मेदारी चालू होती है। तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी है कि ये बता कि ये इस तरीके से ये होता है, और एनिमल किंगडम में भी होता है, प्लांट किंगडम में भी होता है, एंड दिस इज राइट एंड दिस इज, जो कोई इससे परवर्शन है दैट इज ए रॉन्ग थिंग। इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन मेनी वेज, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। मतलब कुल मिलाकर जी बात यह है कि जिन टीचर्स को लगता है हमारी क्लास में कुछ बच्चे बिगड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश केवल इतनी है कि आपका ये जो सोचने का तरीका है ना, बच्चा बिगड़ा हुआ कोई कहलाएगा ही नहीं यदि एजुकेशन हमारी सही से चली। यदि हमने क्लास में खुल करके वो सब बातें सबके साथ करना शुरू कर दिया, हाँ ये बड़ा पॉइंट हो सकता है आपके मन में, सबके सामने खुल के कैसे करें बातें, इसके लिए हर वो स्मार्ट तरीका आप अपना सकते हैं जो आपको टेक्नोलॉजी ने दिया है। और सच्चाई, जैसा मैम ने एक बात में कहा था, शरारत आपकी नज़रों में होती है। अगर आप अपने अंदर से स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी प्रकार की गलत बात को सही तरीके से और सही बात को गलत तरीके से रख सकते हैं। सर इसी में जैसे आपने कहा ना अश्लील बात करने वाला बिगड़ा हुआ बच्चा, तो सर उसको मेरा नज़रिया अलग है देखने का कि वो बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है सर, वो आउट स्पोकन है। तो जो उसने पढ़ा समझा वो शेयर कर रहा है, वो शेयरिंग वाली जो चीज़ है उसको गलत चीज़ को हम गलत ले रहे हैं कि अरे ये चीज़ ये कैसे शेयर कर सकता है, तो हम उसको बिगड़ा हुआ बोल रहे हैं। जबकि हर बच्चे को वो चीज़ पता है बट ही इज़ नॉट टॉकिंग, ही इज़ नॉट शेयरिंग दैट थिंग्स। सो इसी जगह ना मैम आप जो बात बोल रही है ना, ये आउट स्पोकन जो चाइल्ड है ना, समटाइम्स ये लोग नॉलेज के ऐसे सोर्स बन जाते हैं जो इल इंफॉर्मेशन फैला रहे होते हैं। जैसे हमारी कॉलेजेस में और स्कूल्स में जो नोटोरियस बच्चे हैं उनके साथ टाइम सब बिताना चाहते हैं। आप लोग अपना अपना टाइम याद करिए, मैं मेरा अच्छे से कर सकता हूँ। जो वो शरारती बच्चा होता था जो इस तरह के गंदे जोक्स क्रैक करता था, अश्लील साहित्य साझा करने की कोशिश करता था,
वो क्लास में रिकॉग्नाइज्ड होता है, स्कूल में रिकॉग्नाइज्ड होता है कि ये स्कूल वाले भी उसको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अरे तू तो बिल्कुल सोशल एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन वो अपनी इस चीज को जब समझ जाता है कि सबका कृपा पात्र तो मैं ही हूं, सबको आना मेरे पास ही है, और वहीं से सर शुरू होता है बच्चों के अंदर डिप्रेशन का आगमन। कैसे? मेरे अनुभव हैं, आप फिर से ऐड करिएगा। वो व्यक्ति जो उसके पास जानकारी लोग लेने आ रहे हैं, उसमें वो मसाले देने के लिए बहुत सारी गलत बातें डालता है। बिल्कुल। सबसे पहली गलत बात जो वो डालता है वो प्राइवेट पार्ट्स को लेकर होती है, उनके साइज को लेके, उनके इरेक्शन को लेके, उनकी ड्राइंग को लेकर, इवन कलर को लेकर, और वो इस तरह की बातें दिमाग में भर देता है, और वहीं से सबसे पहला करप्शन ऑफ माइंड शुरू होता है। प्लीज ऐड करें। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है। अगर यही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सही आदमी से सही दिशा में आएगा तो उनके दिमाग के अंदर इतनी भ्रांतियां नहीं होंगी। बिल्कुल सही। तो यहीं पे एक टीचर का एक अहम रोल है जिंदगी के अंदर, कि उसको बच्चे को किस दिशा में जाना है। इट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। जैसे दूसरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट को भी धीमे धीमे इसको टच करके उस लेवल तक लाया जाए कि 12वीं तक आते आते बच्चे को अपने बारे में अंदर सब ज्ञान हो जाए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सर, मैं इसमें ना एक बात आपके साथ और साझा करना चाहूँगा। कुछ फिल्में हमारे समाज में बहुत अच्छी आई हैं। एक आयुष्मान खुराना की मूवी है, शायद आपको याद हो, डोनर, विक्की डोनर। नहीं सर, एक और है जिसमें कि वो गायनेकोलॉजिस्ट बना है। डॉक्टर जी है क्या? बहुत प्यारी मूवी। उस मूवी का भी बहुत अच्छा मैसेज था मित्रों। समय निकालकर मैं ये नहीं कह रहा मूवी देखें, लेकिन मैसेज मैं बता देता हूँ क्या है, कि आप डॉक्टर हैं, उससे पहले आपके अंदर वो फीमेल टच या मेल टच, ये टच वाला जो शब्द है ना, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम टीचर के ऊपर ये बात लादते हैं कि आप इस विषय को कैसे ला पाएंगे, तो सबसे पहले अपने अंदर से ना वो वाला टच और वो वाला नजरिया खत्म करिए। क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट भी मार्केट में मेल हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। अपन जिनकी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो भी मेल हैं और बहुत। और सर मैं बताऊं आपको कि इस बारे में जेंडर न्यूट्रलिटी की अगर कोई बात करता है तो वो शायद मेडिकल साइंस ही है जो सबसे पहले बताती है। क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट मेल है, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स बहुत अच्छे से उनके साथ शेयर कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो बहुत अच्छे क्रिटिकल केसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं। जरूर। तो विचार करने वाला बात है कि एक मेल व्यक्ति अगर महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कर सकता है, आपके जन्म को धरती पर ला सकता है, तो टीचर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नजरिए में सबसे पहले ये लेकर आए कि वो इस नजरिए में खुद कितना करप्ट है। अगर उसका खुद का नजरिया खराब है, वो खुद ही एक बार बोल करके हल्की सी मुस्कान छेड़ दे रहा है, साइज ऑफ पीनस, ये चीप हरकत है आपकी। अब आप यहां पे कह करके एक लंबा पॉज ले लिए, अब आप फेस इंप्रेशंस देख रहे हैं सबके कि ये लोग क्या बोलने वाले हैं। आपने शब्द पढ़ा ब्रेस्ट साइज, हुटिंग हो रही है, तालियां बज रही हैं। सर, आप समाज बना नहीं रहे हैं। और आपको पता है आने वाले टाइम में ना, वो जब बच्चा बड़ा होकर निकलेगा ना आपकी क्लास में से, सबसे ज्यादा कोसेगा आपको, बद्दुआएं लगेंगी आपको। आप कितना स्मार्टली इस बात को क्लास में कहते हैं, ये आपके ऊपर है। आपके अंदर यदि ये कठोरता है, आपके अंदर शब्दों को लेकर समझ है। सर, मैं डॉक्टर्स की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है, एक साइकेट्रिस्ट जो दिन भर पागलों के साथ रहता होगा, वो घर जाकर नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ जीता है। सर, कितना क्रिटिकल है ये। बिल्कुल। हाँ, आप जैसे जो लोग सर्जन होते हैं, जिनके लिए बॉडी केवल एक बॉडी है, बॉडी, फिर भी वो अपने बच्चों से प्यार कर पाता है, ये कितना क्रिटिकल टास्क है। ये वाली फील ना सर समाज को आने की बहुत जरूरत है। मतलब विशेष रूप से टीचर्स की ना, एक टीचर्स की ट्रेनिंग इस विषय पर होने की आवश्यकता है। और संभवतः सरकारें कभी इस विषय पर चर्चा करेंगी कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, ये बड़ा पार्ट है। सर, इस विषय पर आप अपना और भी अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो प्लीज बताएं। हाँ सर, इसमें जो बात आई थी कि अश्लील बात या जो बच्चा आउटस्पोकन है, तो अगर टीचर को पता चल रहा है ना कि वो बच्चा इस तरह से बात कर रहा है, तो टीचर डायरेक्टली ही शुड टॉक टू दैट गाय। हाँ, और उसको समझाना चाहिए कि भैया जो तुझे नॉलेज है वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, तुम्हें बहुत कम नॉलेज है। तो अगर वो बच्चा समझता है, तो एक अगर इल एलिमेंट उसको आप सही कर पाए तो बहुत सारे बच्चों के साथ न्याय करेंगे आप। तो वो अपने आप को हमेशा इस तरह से, जैसे आपने कहा गलत जोक्स करता है, तो वो वहीं से
नींव पड़ती है बच्चे की। और जो टीचर का आप रोल बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे टीचर का रोल आता है कि जो बच्चे इस चीज़ को उस नज़र से देख रहे हैं या उस पर जोक्स मार रहे हैं या उसको गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं अपने साथ वालों को, तो यू शुड आइडेंटिफाई और पहले उनको एजुकेट करें, देन पूरी क्लास आपकी ऑटोमेटिक एजुकेट हो जाएगी। बहुत सही। ये हमारे पुलिसिया सिस्टम में एक लाइन बोली जाती है, कौवा मार के टाँकना। अब इसको मैं व्याख्या कर देता हूँ कि समाज के हर जो बेकार एलिमेंट हैं उन सबको पीटने से ज़्यादा अच्छा है एक का ट्रीटमेंट अच्छे से कर दो, बाकी सब लोग अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो कौवा मार के टाँकना, मैडम ने वही टिप ऑफ आइसबर्ग के साथ बात कर दी है कि भैया एक को भी अगर टीचर ने सुधार दिया ना, जो दुनिया में गलत न्यूज़ फैला रहा है कि बेटा आजा आज तेरा पूरा ज्ञान चेक कर लेते हैं कि कितना है तुझमें ज्ञान, और उसको भी सही मायने में ज्ञान पहुंचा दिया तो वो सब जगह सही ज्ञान प्रसारित कर देगा, टीचर का जीवन सफल हो गया। तो भैया टीचर्स आपसे गुजारिश है, नाराज मत हो जाना, कम ज्ञान के साथ में आपसे थोड़ी सी बात की है। आप भी मुझे ऐड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो आपको जानकारी लिखनी है लिखें। मैंने इतनी हिम्मत करके ये टाइटल बुलाया है, सबके बहुत नौरे खाएं तब जाकर के प्रकट हुए सभी लोग यहाँ तक लाने के लिए। आप लोग भी मेहनत करिए सर, बताइए कुछ पॉइंट आपकी तरफ से ऐड होने का हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत बड़ा पड़ाव पार कर चुके हैं, जन्म के बाद से हमने टीन एज क्रॉस कर दिया। होपफुली हमारे डिस्कशन में टीन एज क्रॉस हो चुकी है। अब सर एक और एज तक बढ़ते हैं, फीमेल अट्रैक्शन, मेल फीमेल अट्रैक्शन टीन एज का प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। संपन्न होता है जब वो कॉलेज में होता है। समटाइम्स कॉलेज में बच्चा 20s में होता है, टीन एज में होता है, 25 के बीच में होता है, जब तक उसे ये लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ मैं कर सकता हूँ, आई एम मास्टर ऑफ ऑल। वो उसके अंदर जो भावना आती है ना, उस भावना में वो अपने आप को लेकर के माहिष्मती वाली फीलिंग ले आता है कि मैं तो बस सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, मैं IAS भी मैं ही बनूंगा। घर वालों ने कहा देखा वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, मैं ही बनूंगा। देखा वो कितना अच्छा डॉक्टर है, मैं ही बनूंगा। वो देख कलेक्टर है, अरे क्या हो गया। वो सब कुछ करना चाहता है, और वो सब कुछ करना चाहता है, इसी बीच में उसकी लाइफ में बीच में महिला की एंट्री आ जाती है। और महिला की एंट्री जब उसके लाइफ में आती है वो उसे हैंडल नहीं कर पाता। मैं अपनी बात बताऊं आपके साथ, मैं कोएड कॉलेज से नहीं पढ़ा था, कोएड स्कूल से नहीं पढ़ा था, कॉलेज कोएड था। मेरा एक दोस्त हुआ करता था साथ में, और ये शेयर पता नहीं करने लायक घटना है या नहीं, लेकिन उसने एक गलत कदम उठाया और BSc फाइनल ईयर में उसने कमिट कर लिया सुसाइड। सैड पार्ट है, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि आप इस घटना को केवल एक काल्पनिक घटना मान करके भी सुन सकें तो सुनिएगा। मैं रियल लाइफ से ऐड कर रहा हूं, आप काल्पनिक भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये समाज के अंदर जो सुसाइड करने वाले लोग हैं उनकी कॉमन घटना है। सर जब हम उसके साथ थे, जिस दौर में हम उस व्यक्ति के साथ समय बिता रहे थे, बड़ा मस्त और जॉली किस्म का लड़का था, और वो वही था जिसको लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, खुश रहने वाला। और अच्छा, कॉलेज में स्टड माना जाता है उनको जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, बाइक पर बिठा के घुमा रहे हैं। ये कन्वेंशन सेट फिल्मों ने किया है, इस पर भी मेरी बोलने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आऊँगा। तो उस बच्चे को हमने कई बार इस विषय पर बोलते हुए तो देखा, लेकिन दवाएं लेते हुए देखा। वो कहता है यार मैं ना इन दिनों दवा खा रहा हूँ, किस बात की, अर्ली इजैकुलेशन है मेरा। अब ये जब शब्द आया निकल के, और वो जब इस बात को बोलता है, और आजकल जो हकीम उस्मानियों की दुकान लिखी हुई घूम रही हैं, शीघ्र पतन, तो वो जो हकीम उस्मानी टाइप की दुकानें चल रही हैं वो उस जैसे लोगों के लिए बहुत इजी एक्सेस है। क्योंकि सर मैं एक बात बहुत अच्छे से इस बारे में पहले सेशंस में भी बोला हूँ और अभी भी बोलूँगा, जितनी भी प्राइवेट बातें हैं वो इतने खुले में प्राइवेट स्पेसेस में लिखी हुई है। हाँ, आप किसी भी ट्रेन के टॉयलेट में जाइए, किसी भी सार्वजनिक शौचालय में जाइए, किसी भी दूर दराज की गली में जाइए, किसी दूर तक की लिखी हुई दीवार पर देखिए, आपको शीघ्र पतन के रोगी यहां मिले, पता और दिया हुआ है बोल्ड लेटर्स में। ऐसी चीजें जब लिखी हुई हैं सर, और इन पर चर्चा करने से हर आदमी डर रहा है, क्योंकि हम सो कॉल्ड झिझक में जी रहे हैं। सर आप लीड लीजिए, इस विषय पर क्या राय रखेंगे, आप बताएं। नहीं देखो, एज ए डॉक्टर मेरे पास जो कमरे में एंटर हुआ टीन एज का बच्चा और थोड़ा बहुत बात करने में हिचकिचा था कुछ भी, तो मैं समझ जाता हूँ इसकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम अलग है।
I immediately send his parents out and then I speak what is the actual problem. अब बहुत से लोगों को मतलब उस एज की बात नहीं कर रहा हूँ, अप टू एज ऑफ 55-60 जब तक आदमी सेक्सुअली बहुत एक्टिव रहता है तब तक उनको इस बात का नॉलेज नहीं कि एक्चुअली शीघ्र पतन है क्या. हमारे मेडिकल की भाषा में शीघ्र पतन ये है कि इफ बिफोर एंट्रेंस इनटू फीमेल अगर इफ यू डिस्चार्ज देन इट इज कॉल्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या विद इन 2-3 स्ट्रोक्स. देयर इज नो फिक्स लिमिट. तो यूजुअली जो किताबों में लिखा हुआ हमारे ए मैन स्टैंड्स 30 to 160-190 सेकंड्स ऑन ए फीमेल एक्चुअल एक्शन. उसके पहले का फोर प्ले है, उसके बाद का हैंड प्ले है. तो ये बात उसको जब तक उसको समझाते हैं ना तो कैसा ऐसा ये है, हकीकत है. ये है मेडिकल साइंस, ये है मेडिकल साइंस जिसको कि पॉर्न देख कर बिगाड़ दिया गया है. बस यहाँ पर एक और विषय शुरू हो जाएगा, उस पर भी चलेंगे. हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू. तो उनको मैं एक्चुअल में बताता हूँ ऐसा दुनिया में नहीं है. बहुत से लोगों के एग्जांपल लेता हूँ, साइंटिफिक नॉलेज देता हूँ, देन आई अप्लाई इन माई सेल्फ. कभी ये हमारे साथ भी ये कहिए दिस इज नॉट शीघ्र पतन, दिस इज नॉर्मल. तो एक बात अगर आप अपने ऊपर लागू कर रहे किसी मरीज को बताते हो, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आया था, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि डॉक्टर साहब के जिंदगी में या कोई लड़का एबनॉर्मल जैसे मास्टरबेशन में आ गया कि साहब मैंने बचपन में गलत हरकत की है और मेरे से तो अब ये होने लग गया, प्रॉब्लम हो गई. देन मैं उसको बोलता हूँ ये कोई गलत हरकत नहीं है. संसार में सब प्राणी मेल भले वो बंदर है कि ये है, सेक्स ग्रेटिफिकेशन के लिए वो जो तरीका अपनाता है बिफोर गेटिंग इनटू ए फीमेल, दैट इज कॉल्ड मास्टरबेशन. ठीक है, भले हमने बंदरों की पिक्चरें देखी, पेड़ से रगड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो है. तो जब एक लड़का जो है, एक मेल जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है 15, 16, 17 साल की उम्र में, लेकिन समाज का संस्कृति का ढांचा ये है कि 20-25 साल तो मतलब 25 साल की उम्र तक आजकल की बात है उसको फीमेल के साथ में रहने का मौका नहीं मिलता है. तो वो फिर वो उसको एबनॉर्मल मान के चलते. जब उसका फर्स्ट एनकाउंटर होता है तो उसके एक दिमाग में अवचेतन मस्तिष्क में ये बात होती है कि आई हैड डन समथिंग रॉन्ग और नाउ हाउ आई विल फेस. तो गिल्ट होता है, गिल्ट फीलिंग होती है कि मेरे को गलत मैंने कुछ किया. तो मेरे को ये बोलता कि ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं है जिसने नहीं किया हो. अगर वो कोई कहता है तो एक नंबर का झूठा है. ये तो इस तरह से हम उनको साइंटिफिक बातें करके उनका गिल्ट दूर भी कर सकते हैं. और फिर कुछ दवाइयां हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. या कई लोग बाग इस तरीके से आते हैं कि सब मेरे को इरेक्शन नहीं होता, तो हम उसको पूछते हैं कि रात में होता है कि नहीं होता. अगर रात में हो रहा है तो यू आर ए कंप्लीटली नॉर्मल मैन. आपको लड़ने के वक्त आपकी बंदूक नहीं चलती है, बाकी बंदूक तो आपको अकेले में चलाओगे तो चल जाएगी. तो उसको कहते हैं कि अकेले में अपनी बंदूक को ट्राई करो, यू आर ए नॉर्मल मैन. तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो हमारी जिंदगी में ये बहुत आए हैं. और एक बच्चा था तो वो मेरे पास आया तो मैंने उसके डिप्रेशन से मैंने उसके फैमिली वालों को बोल दिया, मैंने इसका ध्यान रखो, ये बच्चा सुसाइड कर लेगा. और 10 दिन बाद मुझे खबर है कि उसने घासलेट से जलकर आत्महत्या कर दी. मैंने कहने के बाद आपने इस बच्चे का ध्यान नहीं रखा, इसकी प्रॉब्लम ये थी, आपको बताई थी. तो उन्होंने बड़ा लाइट लिया. नहीं सर, लेकिन इसमें जो अपने, हाँ प्लीज आप भी ऐड करें. सर दिस इज कॉल्ड सेक्स एजुकेशन. जो सर ने बोला ना, तो जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं सर वो ही डॉक्टर तक पहुंचते हैं, जैसा आपने शुरुआत में बोला. तो नॉर्मल अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिलेगी कि अर्ली इजैकुलेशन है या इजैकुलेशन इटसेल्फ विदाउट एनी स्टिमुलेशन, इट इज़ ए नॉर्मल थिंग. अगर ये नॉर्मल है, ये हर बच्चे को अगर उसके टीनेजर में पता रहेगा तो वो जो सर कह रहे हैं गिल्ट में जाना या डिप्रेशन में आना या जो सुसाइडल टेंडेंसीज तक जाना, तो वो बहुत हद तक कम हो सकता है. तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वी मस्ट हैव सेक्स एजुकेशन. बहुत सही. आप सब लोग इस बात में जो डॉक्टर्स की राय है, देखिए डॉक्टर्स क्या है ना, उनके लिए अपन सब वो जिम्मेदारी हैं जिन्हें इन्हें दुरुस्त करना है. और दुरुस्त करने के लिए ये लोग आपको वो सारी बातें बताने के लिए खुलकर सामने आए हैं जिसको आप अपने जीवन में जितना प्रसारित कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें. इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा. कुछ लोग यहाँ अपने एथिक्स को लेकर के भी एक नई डिबेट को जन्म देंगे. और वो डिबेट ये है कि सर आपने कहा सब लोग ऐसा करते हैं. मैं यहाँ पर आपको आपकी संतुष्टि के लिए भी ये लाइन कह सकता हूँ कि यहाँ साइंस में शब्द जैसा कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि हम लोग
किसी भी चीज में 100% शब्द यूज ही नहीं करते हैं। तो डॉक्टर्स जब आपसे ये बात करते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं, इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग आश्रम, बहुत अच्छी जीवन की अवस्थाएं, कुछ लोग ब्रह्मचर्य अवस्था को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, आश्रम व्यवस्था को अच्छे से जी रहे हैं। बहुत लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जीते हैं और बहुत अच्छे से इसको मजबूती के साथ धारण भी करते हैं। और बहुत सारे मतलब हमारे सांस्कृतिक और जितनी भी हमारी प्रकार की नैतिकताएं समाज में व्याप्त हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज भी हैं जो इस बात को बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मचर्य अवस्था 25 साल की एज तक बिना किसी प्रभाव के बिताई है। अगर आप शुरू से इस कन्वर्सेशन को सुनते आ रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा, कन्वर्सेशन शुरू ही सराउंडिंग के कारण हुआ है कि हमारे पास इस समय जो सोशल मीडिया है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, उससे जल्दी करेक्टर डेवलप होने लगे हैं। जो ब्रह्मचर्य की एज चलती थी 25 साल तक, वो उस कालखंड की बात थी जब आपके पास किसी भी प्रकार का माइंड में करप्शन नहीं आ रहा था। पेरेंट से आपको जानकारी मिल रही थी या फिर आप प्रकृति से जानकारी ले रहे थे। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें आपने मोबाइल पकड़ा दिए हैं ताकि वो आपके सामने रोकर सामने ना आए, उन्हें क्या परोस दिया गया है यह आपकी जानकारी से परे है। वो कुछ आपको ऐसा बिहेवियर शो कर देंगे जिसे आप खुद से जज नहीं कर पाएंगे कि ये क्या हो गया है ना। तो आप बजाय इससे किसी प्रकार से ऑफेंसिव फील करें, आपसे गुजारिश है कि इस बात को सकारात्मक रूप से लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप तक सेक्स एजुकेशन जैसे विषय पर शिक्षा को पहुंचाना है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग टाइटल देख करके ही भाग जाएंगे, ओ माय गॉड नहीं, मुझे नहीं देखना है। मत देखिए। लेकिन अगर 1000 में से एक व्यक्ति के जीवन का भी आज मैंने कोई सार्थक प्रयास किया है तो मैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा कृतार्थ रहूंगा। आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। चर्चा में सर हम अब तक जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं, एक बहुत बड़ा विषय अब डिस्कशन का बन चुका है, दैट इज मास्टरबेशन। आपकी एक बात को मैंने जहां तक अभी तक समझा, आपने कहा कि इस नेचर में जो मेल है, चाहे फिर वो बंदर है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो इंसान है, वो इस घटना का कभी ना कभी वास्ता पाता है। इस विषय पर थोड़ा सा और एलोबरेशन दें। और मैं मैम आपसे, चूंकि आप योगा में भी बहुत जानकारी रखती हैं, आप अपना वो यौगिक क्रियाओं वाला जो पक्ष है वो भी बताएं कि कैसे ये संभव होता है कि हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे योग पुरुष हुए हैं, बहुत पुरुषार्थी लोग हुए हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया है। 2 चीजें हैं, डॉक्टर साहब उस पक्ष को बताएंगे, चूंकि आप योगा ट्रेनर भी हैं और बहुत अच्छे से आप जानती भी हैं, उस विषय पर भी आप अपनी बात रखिएगा प्लीज सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मास्टरबेशन या आर्टिफिशियल सेक्स, नॉर्मल सेक्सुअल क्रिया से हटकर जो भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए क्रिया की गई है, दैट इज ए फॉर्म ऑफ मास्टरबेशन। और संसार में हर प्राणी, मतलब इवन लोअर जो कैटेगरी के हैं, मैंने कल ही एक फिल्म देख रहा था, सेक्स इन, मतलब जो घोंगे वगैरह होते हैं उनका भी, तो उनको भी इस तरह की क्रियाओं में पाया गया है, अकेले अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हर प्राणी जिसको समय पर सेक्सुअल एनर्जी निकालने का मौका नहीं पड़ता, वो एक या दूसरे फॉर्म के अंदर अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लेता है, और उसी को हम लोग मास्टरबेशन कहते हैं। इंसान भी इससे भिन्न नहीं है, क्योंकि एक इंसान सेक्सुअली मैच्योर 16-17 साल की उम्र में हो जाता है, लेकिन उसको विवाह का या एक्चुअल सेक्स का मौका किसी को अननेचुरल मीन से पहले मिल जाता है, मैरिज से पहले मिल जाता है, या किसी को मैरिज के बाद में मिलता है। तो वो इस तरह की क्रियाओं में लिप्त होता है, और मैं इसको टोटली नॉर्मल मानता हूँ। ओके, आपने ये मेडिकल साइंस का पक्ष रखा और ये बहुत अच्छी बात भी आपने बताई, ताकि बहुत से जो हमारे लिसनर्स हैं जो इस प्रक्रिया में कभी ना कभी किसी कारण से, इसमें पता है सर, एक पॉइंट मैं इसमें ऐड इसलिए भी करूंगा, आपने कहा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज ए मास्टरबेशन, यानी कि आप अपने सेक्स को आनंद के रूप में लेना चाह रहे हैं, खुशी के रूप में लेना चाह रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि मास्टरबेट आपने नहीं किया, सेल्फ इजैकुलेशन हो गया, जिससे क्या बोलते हैं सर बायोलॉजी की टर्म्स में, मतलब कि रात को सोते समय स्वप्न दोष के नाम से दीवार, नॉक्टर्नल इमिशन बोलते हैं, हाँ, है ना। तो ये भी बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्कशन का विषय है कि यार मैं रात को सोया था और मेरा तो सीमन बाहर आ गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो इस विषय पे, क्योंकि अर्ली एज में उनके विषय में ये चर्चा का पार्ट भी नहीं होता है, और लेकिन वो जो उस्मानी टाइप के दुकानदार लिखते हैं, कोई कौन सा बाबा लिखता है कि स्वप्न दोष के लिए मिले, कईयों के लिए तो यही प्रॉब्लम है कि स्वप्न दोष क्या है। कोई ऐसी फिल्म देख ली जिससे कि आप उरोज हो गए कि भाई अब तो ये पता नहीं अंदर ही प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप अचानक अपने आप को फिल्म का कलाकार पा रहे हैं। ऐसी जो चीजें हैं ना,
ये आपके मन मस्तिष्क में हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती हैं और आपके सपनों में भी जो हार्मोन्स काम कर रहे हैं ना अल्टीमेटली वो ग्रेटिफिकेशन का ही काम कर रहे हैं। प्लीज। कहूँगा ये इवन मैस्टरबेशन की जो प्रोसेस है वो टोडलर्स में भी हो सकती है। अच्छा। जो 3 to 5 इयर्स के बच्चे हैं वो भी इसमें कई बार एंजॉय करने लगते हैं। दे आर ओनली प्लेइंग विद जेनिटल्स। पर धीरे धीरे सर कई बार ये सीवियर फॉर्म में जा सकता है कि जैसे मेल चाइल्ड है तो वो उल्टा लेट के अपने पार्ट्स को किसी चीज़ से रगड़ना या हाथ से मैनिपुलेट करना, वो भी चीज़ होती है। फीमेल चाइल्ड है वो भी ऐसे प्रॉन पोजीशन में जाके कर सकती है, पर उसमें यही चीज़ है कि वो उसको फिर उस चीज़ से डाइवर्ट करके उसको बिहेवियरल थेरेपी से उसको करेक्ट किया जाता है। और सर जहाँ तक ना मतलब इस बिहेवियरल थेरेपी में जो हमारी लाइफ की ग्रोइंग पार्ट है ना उसमें एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हार्मोन्स में ये चीज़ पता नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग पढ़े लिखे लोग बाग हैं, मैं जो पाता हूँ यदि बच्चा बहुत अच्छी दौड़ भाग करता है, पसीना बहाता है, अपने आप को पूरी तरह खेलों में फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है, वो इन चीज़ों से डेविएट हो ही जाता है, आराम से उसको बचा लिया जाता है। मतलब वो इस तरह की गलत हरकतों में पड़ता है। ज्यादातर ये इंट्रोवर्टेड बच्चों में ही ये प्रॉब्लम पाई जाती है। जो है स्पोर्ट्स वगैरह में उनको ऐसा नहीं पाया गया है, क्योंकि हम शुरू से लेके आखिर तक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, अभी भी हैं, तो हमको कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। जबकि जो आप प्रोसेस कह रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रेटिफिकेशन, तो हर एक के साथ हुआ है एट एनी एज और एट एनी even after 60 people do it, especially those who think that I cannot satisfy a female. Exactly. उस एज में उनमें एक अलग प्रकार का, हम उस एज ग्रुप तक भी आएंगे अभी, जिसमें कि एक एज ग्रुप ये भी है जो ये सोच चुका है कि नहीं मैं कहीं इम्पोर्टेंट तो नहीं बन गया हूँ, अब मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उस विषय पर भी लौटेंगे। लेकिन एक बार योगा वाला जो फेज है, क्योंकि मैम आप योगा से भी जुड़ी रही हैं, तो प्लीज इस पे जब अपना डिस्कशन पहले चल रहा था उसे थोड़ा सा और एनलाइटन करें, प्लीज बताएं। तो सर योग जो हमारे इंडिया में जो आया है, या जो अब योग का जो चलन चल रहा है, तो वो बहुत साल पुराना है सर, अभी इसकी फैशन बन गई है। बट जो महर्षि पतंजलि थे, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो उन्होंने जो ये यौगिक एनाटॉमी कह दो या यौगिक टेक्नोलॉजी से हमारी बॉडी कैसी बनी है, यौगिक क्रियाएं जो है वो उन्होंने जो डिस्क्राइब की है, वो सारा सर जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हमारी बॉडी सिर्फ फिजिकल मैटर से या जो लिक्विड पार्ट जो हम बोलते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो सिर्फ ठोस और तरल से नहीं बनी है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ एयर एलिमेंट भी है, कुछ स्पेस एलिमेंट भी है। एयर एलिमेंट को भी हम फील कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं या ब्रीदिंग पैटर्न हमारा होता है, उसके बियॉन्ड एक स्पेस एलिमेंट होता है सर। तो हम जो यौगिक टेक्निक, और आपने अभी जैसे स्पोर्ट्स का नाम लिया, तो जो आज लोग आसन कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, तो वो एक योग का पार्ट है सर। इसके 8 लिम्स होते हैं, तो इसीलिए इसको अष्टांग योग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये फिजिकल एक्टिविटी से चालू होता है। जब आप फिजिकली अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपका एक्सर्शन होता है जिसमें बॉडी का, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस होने लगता है। जब माइंड बैलेंस होता है तो उसके आगे फिर हमारा स्पिरिचुअल जो लेवल होता है ना सर, वो ग्रो होता है, और हम अपनी जो एनर्जी है, जो स्पेस लेवल में बोल रही हूँ, वो हम अपने लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो अष्टांग योग है, जिसमें ध्यान है, साधना है, समाधि है, प्रत्याहार है, काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। तो वो बियॉन्ड साइंस है। तो साइंस के बियॉन्ड ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर प्रैक्टिस करते हैं, यौगिक क्रियाएं करते हैं, तो हम उस सेलिबेसी को या ब्रह्मचार्य को हम समझ सकते हैं कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग पावर, विल पावर हमारे अंदर आ सकती है, जिससे जो नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जो सर ने बताया, तो वी कैन ओवरकम दैट थिंग एंड वी कैन, मतलब उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती सर, वो अपना आप हो जाता है। एग्जैक्टली मैम, जैसे ना इन दो बातों को मैं मर्ज करूं अपने तरीके से। सर ने शुरुआत की सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के, आपने कहा कि एक्सरसाइजेज में एक्सर्शन है, और एक्सर्शन से मैंने ये कहीं पढ़ा भी है, आप इसे मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कि जब हमारा स्वेट बाहर निकलता है एक्सरसाइज से तो डोपामाइन बढ़ता है। अभी कितना करेक्ट है मुझे करेक्ट? बिल्कुल, यू आर राइट सर। ठीक है। और डोपामाइन के बारे में मैंने सुना है कि इट्स ए प्लीजिंग हार्मोन, आपको अच्छा फील कराता है, और अच्छा फील इटसेल्फ ग्रेटिफिकेशन। और आपकी लाइफ में जब आपको अच्छा फील हो रहा है तो आपको किसी अदर मीन की जरूरत नहीं लगती है।
तो आप में से जितने भी यूथ इस विषय को अभी सुन रहे हैं, ये मत समझिएगा कि ये एक नेसेसरी एविल है जो आपकी लाइफ में चलेगा ही, ये सब मैं तो मान सकता हूं कि ये होता ही है और ऐसा ही होगा। नहीं, आप लोग इस जिस पैनल के साथ आज सुन रहे हैं सारी चर्चाएं, ये आपको ये भी बता रहे हैं कि इट इज नॉट एज बैड एज यू थिंक, कि साहब मैंने ऐसा कर लिया तो अब मुझे गिल्ट में जीना है, नंबर 1। लेकिन पैरेलली आपको ये भी बता रहे हैं कि आप इसके बिना बाल ब्रह्मचारी जो जीवन है ना, उसको आप पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत योग पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी योग साधना के दम पर अपने आप में सिद्धता हासिल की है, और बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में विराजमान हैं। तो एक चीज बताता जी, ये जो आपने बात कही ना योग की शक्ति की, ये इसका एक लाइव प्रदर्शन हमारे कॉलेज में हो चुका है। अच्छा, एक योगी आए थे, तो उन्होंने, हमारा एक माइंड का मानना है कि अगर आपका ब्रेन 3 मिनट या 4 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलता तो डेड हो जाता है। उस योगी ने, उसको ईसीजी बंधा हुआ था, वो 15 मिनट तक अपना हार्ट रोक के बांधा, एंड ही केम अलाइव। दिस इज, ये घटना है सब 1970 की, और उसमें हमारे मेडिसिन के प्रोफेसर भी उस समय वहाँ थे, कॉलेज के मतलब क्लासरूम में उसने प्रदर्शन किया था। तो डॉक्टर्स के सामने किया था। डॉक्टर्स के सामने किया था। तो हम ये नहीं कह सकते हम सब कुछ जानते हैं। यस 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 यस, बहुत सारी चीजें जो है साइंस के परे। वो चुनरी वाले बाबा जो थे उन्होंने कितने साल तक बिना अन्न जल ग्रहण किए वो इतने साल निकाले, तो वो भी सर इसी का पार्ट है। एक तरह की कुछ चीजें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हम हमेशा कहते हैं हम सब कुछ नहीं जानते। ये मेरे को एक रिलेटिव को बीमारी है विल्सन्स डिजीज, तो हमको पता है कि हमारे से तो ट्रीट नहीं होगी, हमारी साइंस से तो ट्रीट नहीं होगी। उसने बोले, किसी ने बोला होम्योपैथी मैं ठीक कर दूंगा, तो मेरे पास आया राय लेने के लिए। उनके बिल्कुल जानना चाहिए, हमको सारी दुनिया की जानकारी हम थोड़ी ना रखते हैं। हमने जो पढ़ा है वही हमारी नॉलेज है, उसके बियॉन्ड अगर कोई चीज है तो दुनिया में होती होगी। मतलब सर, एक आपने बहुत एक फिलोसॉफिकल डायलॉग बात ही बातों में बोल दिया है। ये सुकरात का कथन है, अगर मैं सही हूं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरा सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। और जिसको ये ज्ञान हो गया सर, आप जैसे विद्वान लोग जो पढ़ लिख कर इतना सब कुछ ये स्वीकार करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता है, ये ज्ञान की अपने आप में एक्सेप्टेंस है। यही इसीलिए तो सर प्रोफेशनल हमेशा प्रैक्टिस बोलते हैं। हाँ, कि वो सीख ही रहा है। बहुत सही बात है। और ये बहुत ही अच्छा आपने, तो हम लोग बहुत डिटेल में इन सब विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। अब इस चर्चा के तीसरे और अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। एक लाइफ में एज जो 35 से ऊपर की एज है, और इस एज को मैं 70 तक 2 भागों में बांटूंगा, 35 से रिटायरमेंट एज और पोस्ट रिटायरमेंट एज। इसमें एक टर्म बड़ा कॉमन है और वो है नॉटी एट 40। इफ यू डोंट ऑफेंड विद इट तो प्लीज इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें, क्योंकि इस विषय पर ना मेरा अपना पर्सनल जानने की जिज्ञासा क्यों है, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं इसमें अपना भी आंसर दूंगा मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन बायोलॉजी चूंकि आप लोग जानते हैं इसलिए आपसे पूछूंगा। इसी दौर के लोग जो चाइल्ड अब्यूज है उसमें बहुत इन्वॉल्व पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन ये वो एज है जिसके चलते ये आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट समाज में आ चुका है कि जो हमारे घर के छोटे बच्चे हैं ये अपनों से ही सुरक्षित नहीं है। तो प्लीज इस विषय पर थोड़ा सा, मतलब विषय थोड़ा सा मैंने एक फन एलिमेंट के साथ गंभीर विषय जोड़ा है, तो आप दोनों को ही। आपका विषय बहुत गंभीर है, और जो आप नॉटी एट 40 की बात कही, तो एक इंसानी फितरत है कि आदमी विविधता चाहता है। वो एक ही तरह का सेक्स जीवन जीते जीते उसको एक मोनोटोनस फील होने लगता है, तो वो दूसरी तरफ लोगों की तरफ, अदर औरतें बोलो या सेक्स की अदर दूसरी प्रक्रियाएं बोलो, तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है। तो चाइल्ड अब्यूज है या परस्त्री गमन, ये नॉटी एट 40 वाला थोड़ा आदमी मतलब ये इसी तरह डाइवर्सिफाइड होता है। और मतलब जो मन मस्तिष्क का विकार है उसका, और इन सबको बांधे रखने में फिर से, जैसे बचपन तक हम जब 10 साल तक के हुए तब तक घर वालों की मॉरलिटी ने हमें बांधा, बाद में और यहाँ पर पत्नी की मॉरलिटी बांधना शुरू कर, बिल्कुल बच्चों की मॉरलिटी, समाज की नैतिकता। और सर यहाँ पर मैं चाहूंगा कि समाज इस विषय पर बहुत ही अच्छे से विचार करे। अध्यात्म का भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि बचपन में आध्यात्मिक हुए तो क्या हुए, हम कोई बाबा थोड़ी हैं। लेकिन मैं पता नहीं इन दिनों के जिस एज में मैं जी रहा हूँ सर,
प्रैक्टिसेस में मैं इस तरह की चीज़ें अब पढ़ना लिखना शुरू कर रहा हूँ। गीता का अध्ययन है, लोगों के बीच में शास्त्रार्थ है, शास्त्रों की चर्चा है, विषय की चर्चा है। इन दिनों इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि दुनिया में बहुत कुछ है जो अभी अननोइंगली और नोइंगली मुझे नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो ऐसी चीज़ें मुझे एक नैतिक पुरुष बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर सकती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा। तो यानी कि ये जो शब्द मैंने जो शब्द किया वो थोड़ा सा मतलब स्लैंग वर्ड था, लेकिन इस स्लैंग वर्ड का आपने बहुत अच्छा मायना सिद्ध किया और एक ही बार में सारे आंसर आ गए। और किसी को कुछ ऐड करना है इस विषय में? ठीक है, तो अब तीसरे पड़ाव पे चलते हैं। फिर एक एज आती है आफ्टर रिटायरमेंट, और उसमें हम उन्हें बुजुर्ग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, वृद्ध की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। जो 60 प्लस के जो एज के लोग हैं, उनके सेक्सुअल बिहेवियर में अभी तक लोग बहुत ही कम ना तो जानकारी देना चाहते हैं, ना ही वो लोग पूछते हुए पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग मेरे सर्कल में भी, मेरे दोस्त मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है कि वृद्ध लोग जो हैं उनकी भी सेक्सुअल डिजायर होती है। इस पर प्लीज बिल्कुल एनलाइटन करें। मैं एज ए डॉक्टर, बहुत डायबिटिक्स आते हैं या ओल्ड एज के आदमी आते हैं जो डिप्रेशन में स्पेशली होते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध कैसे हैं, तो वो बड़े हमें कैसा मतलब अब क्या है। मैंने कहा ए मैन विल नेवर वांट टू लूज हिज मैनलीहुड। 90 साल का भी है तो उसके मन में जरूर रहेगा कि मेरे को सेक्स करना, भले वो इसमें सफल हो या असफल हो। बहुत सही। तो एक ऐड आती थी, मैन विल रिमेन मैन, मैन विल रिमेन मैन। तो वो उनको मैंने कहा इट इज नेचुरल। थोड़ी सी आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, थोड़ी सी आपकी विरिलिटी कम हो सकती है, बट नेवर डेविएट फ्रॉम दैट। आपकी इच्छा है और उसमें कोई शारीरिक कमी है तो मैं उसको दूर कर सकता हूँ। डायबिटीज है उसको ठीक कर सकता हूँ। कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसे है तो आदमी को मैं एक भय पैदा कर देती कि यार मैं करूंगा तो पता नहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। मतलब मैं आपको जिंदगी का रियल किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब एमडी कर रहा था तो मेरे साथ में एक लेडी डॉक्टर, वो भी साथ में एमडी पढ़ रही थी। उसके आदमी को 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आ गया, सेव भी उसको मैं कर ले, खेलते खेलते हार्ट अटैक, बैडमिंटन खेलते खेलते। तो वो 2 महीने तक आता जाता दिखाता, मैं कुछ बोलता नहीं है, क्या सब ठीक नहीं है साहब, ठीक नहीं। अरे क्या ठीक नहीं? 2 महीने बाद मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आर यू गोइंग टू योर वाइफ? तो सब डर लगता है। मैंने कहा इफ यू कैन क्लाइंब फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक सीढ़ी अगर तुम फुर्ती से चढ़ सकते हो तो तुमको सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। एक आदमी के मन में एक अनजाना सा भय घर करता है। तो ये ओल्ड एज के अंदर भी ये लोगों के अंदर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इच्छा ही मर जाती है, मोनोटोनी जिसको बोलते आ जाती है। तो उस समय आदमी को अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आदमी चाहता कभी नहीं कि मैं एक आज डायलॉग कह रहा था कि दीर्घायु होने की कामना तो सभी करते हैं लेकिन वृद्ध कोई नहीं होना चाहता। तो वो अपना आप के अंदर जब वृद्धावस्था फील करने लगता है तो उसकी थोड़ी सी इच्छा भी कम हो जाती है। फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल आ जाता है कि अभी क्या था अभी क्या। बट मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी कभी भी मन से ये नहीं कहेगा कि अब क्या है। अगर उसको मौका मिलेगा, माहौल मिलेगा तो वो जरूर करना चाहेगा। इसमें मैम आपका भी मैं एक एंगल जानना चाहूँगा, बिकॉज मुझे महिलाओं के बारे में एक और फैक्ट जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मिला, दैट इज मेनोपॉज। मैं अभी बोलने वाली थी सर। अच्छा। तो मुझे उसके बारे में जब पढ़ने को मौका मिला तो उसमें पता चला कि महिलाएं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी रुक जाती है उसके बाद वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं और ना ही उनके हार्मोनल उन्हें इस तरह की चीज़ें इजाज़त करते हैं। तो इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि महिलाओं के भाव को समझने में भी समाज का महत्व बने। प्लीज बताएं। जैसे आपने जो सेंटेंस बोला नॉटी एट 40 एंड सेक्सुअल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट एज, तो ये जो मेल पार्टनर का डेविएशन है ना सर, वो जब मीनोपॉज फीमेल का आता है ना, वो दैट इज़ द की फैक्टर कि मेल जो है वो डाइवर्ट होना चालू होता है, क्योंकि उसके जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं सर मीनोपॉज की वजह से, एग्जैक्टली सेम जैसा 8 साल का बच्चा जब प्राइमरीली सेक्स को फील करता है तो सेम वो एक बच्चे जैसा उसका बिहेवियर भी हो जाता है। उसके बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल एकदम से डिक्लाइन होने लगते हैं। तो सर उसके फिजिकल तो चेंजेस होते ही हैं, लेकिन मेंटल चेंजेस है, मूड बिहेवियर, मूड स्विंग्स है, हॉट फ्लशेस है। तो मेनोपॉज में एक लेडी जो है वो एक बच्चे जैसा बिहेव करने लगती है और वो चीज़ उसका पार्टनर समझ नहीं पाता है।
हाँ, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा सर प्यार की ज़रूरत होती है। उसमें अगर हाँ, अगर जैसे मेल पार्टनर इज़ वेरी एक्टिव कि उसको उस तरह से उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो ही शुड स्टार्ट विद फोर प्ले एंड लाइक अदर थिंग्स। तो क्योंकि सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो डेफिशिएंसी है, उस वजह से उसके जो प्राइवेट पार्ट्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, लुब्रिकेशन बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा बॉडी की जो आप क्या, जैसे आपने कहा कि जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सर बहुत सटल लेवल पे बहुत डिक्लाइन हो जाती है, एकदम से डिक्लाइनिंग स्टेज, तो वो मेल पार्टनर समझ नहीं पाता है सर। तो इस वजह से वो डेविएट भी होता है और कुछ और चीज़ें वो चाहता है। तो इसमें उस वक्त उसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दें, उसको प्यार दें, उसकी जो चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हैं, उसको समझें और उसको उसके साथ टाइम बिताएं सर। मैं तो ये कहता हूँ माहौल बदले, गो आउट ऑफ योर हाउस, एनीथिंग, डोंट लिमिट योरसेल्फ टू बेडरूम, डू समथिंग एडवेंचरस। बिल्कुल। तो इसमें भी सर योगिक प्रैक्टिसेस आर वेरी हेल्पफुल। तो जो फीमेल को आफ्टर 40 दे शुड स्टार्ट योगा। तो उसमें जो आपने कहा डोपामिन, सीरोटोनिन, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो मतलब सीक्रेट होने लगते हैं और वो फीमेल बहुत ज्यादा एक्टिव वैसे होने लगती है। हाँ, मतलब है ना, और व्यवहार में काफी एक्टिव हो जाती है। और जो हार्मोन की वजह से उसकी बॉडी में जो नेगेटिव चेंजेस आते हैं, तो वो काउंटर बैलेंस हो जाता है और फिर वो पार्टनर के साथ मतलब उस पीक लेवल तक ही कैन और शी कैन सपोर्ट। तो फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज सम मेंटल एक्टिविटीज, जैसे आपने कहा अध्यात्म में पढ़ रहा हूँ, तो वो पढ़ना चाहिए। कुछ अपनी जो क्रिएटिव हैबिट्स हैं वो नहीं कर पाई है, टाइम नहीं दे पाई है, तो कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो अपने आप को खुश रख सके। तो जब वो खुश रहेगी तो हस्बैंड उसका मतलब हंसता हुआ चेहरा देख के ये भी सही आपने कहा। और मैं मतलब मेरे बहुत सारे एल्डरली साथी भी हैं और ऐसे मित्र भी हैं, और मैं ये चीज़ आपकी बातें सुनते सुनते भी रिलेट कर पा रहा हूँ। और मैंने ये फील भी किया है कि यदि हमारा पार्टनर हैप्पी है ना, तो बहुत सारी निराशाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। हम ये कहते हैं ना कि आप खुश हैं तो हम खुश हैं। वो कहते हैं ना गर्लफ्रेंड ढूंढता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यस। हाँ, मतलब उस लड़की को या अपनी वाइफ को मतलब 60 पे भी उसको लड़की बोलो। मतलब उसको एज ए गर्लफ्रेंड अगर आप ट्रीट करोगे ना, तो कभी आपको वैसा कुछ फील नहीं होगा कि समथिंग इज मिसिंग। ये बात आपने जो मेंशन की, और ये उन सभी माता बहनों के लिए भी बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, क्योंकि आप सबकी लाइफ में जैसे अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, ऐसे ही आजकल अर्ली मेनोपॉज भी शुरू हो गया है ना, बहुत ही जल्दी एज में। यस। और आजकल सर यूट्रस रिमूवल का भी बहुत कॉमन। ये मैं आपसे एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ जी कि अननेसेसरी यूट्रस रिमूवल एक बिजनेस बन चुका है। और छत्तीसगढ़ में एक कपल को इस चीज के लिए दंडित किया जा सकता है। वो 1 साल में उसने 1000 हिस्टेक्टमी कर दी। ओहो। तो उसमें अब तो ये आने वाला है लॉ कि यू हैव टू एक्सप्लेन के व्हाई यू हैव डन हिस्टेक्टमी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैंने कहा अगर तेरी आंख दुख रही है, मतलब जो ज्यादातर हिस्टेक्टमी लड़कियां या औरतें इसलिए करवा लेती, कहता थैली खराब हो गई थी, तो डॉक्टर उनको कहता है सड़ गई, मर जाएगी, वो मर जाएगी। और मैंने कहा तेरा कान खराब हो गया तो कान काट देंगे क्या हम? उसको ठीक करेंगे, बीमारी को ठीक करेंगे। एक महत्वपूर्ण अंग है। यूट्रस रिमूवल के साथ में स्त्री के अंदर इतनी एक नेगेटिविटी आई एम नो मोर अ यूजफुल थिंग। आई एम नो मोर अ यूजफुल थिंग। यस। तो सर मैंने तो अपनी प्रैक्टिस से सर हिस्टेक्टमी एंड एमटीपीज ये कभी की ही नहीं है, मतलब बहुत रेयरली। एमटीपी अगर जैसे न्यूली वेड कपल आता है, अरे हमें पता नहीं था, कंसीव हो गया, मैडम गोली लिख दो, डीएनसी कर दो, तो मैं भगा देती हूँ डांट के कि आपको बच्चा रखना चाहिए, आप बाहर जाके भी कोई गोली नहीं खाओगे, आप इसको रखो। आपसे अगर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है तो मैं रखने को तैयार हूँ, आप मुझे दे देना बच्चा, बट आप बच्चा गिराओगे नहीं। मैं उसे कसम डाल के, उसके जो इन लॉज हैं लड़की के, उनको भी मैं कहती हूँ आप उनको लाओ, अगर वो बोलेंगे कि बच्चा गिराओ मैं जरूर से दवाई दूंगी। तो आई नेवर गिव एमटीपी किट्स एंड आई नेवर डू हिस्टेक्टमी। ये 2 चीजें डिस्ट्रक्टिव चीजें मैं कभी नहीं किया। प्रोफेशनल एथिक्स है। और अगेन आप सब लोग बहुत सारे यहाँ पे आज माइलस्टोन्स ऐसे क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। आपकी बातों में जो सत्यता आज हमारे व्यूअर्स को दिखी है, और वो निश्चित ही इस विषय को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ना प्रोफेशनल एथिक्स की बात भी बातों में कर दी। जैसे आपने कहा कि ये एक प्रोफेशन बन चुका है, बीइंग ए प्रैक्टिशनर डॉक्टर, आप इस बात को उठा पा रहे हैं, दैट मीन्स इट शोज कि आपका एथिक्स मोरलिटी के साथ आज भी जिंदा है। मैम ने जैसा बताया वो आईवीएफ की डॉक्टर हैं, उनके लिए ये बड़ा बिजनेस है कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति आता है जो कि आज बच्चा गिरा रहा है, कल को उसके कंसीव भी नहीं होगा, कल को वो मेरा भविष्य में क्लाइंट भी बन के आएगा।
फिर भी वो ये कह रही हैं कि नहीं भैया तुम्हें ये नहीं करना है। तो पहला तो स्पेशली गिराना कभी नहीं चाहिए। पहला बच्चा जो है अगर आपने गिराया तो 100 में से 30-40 औरतों को कंसीव करने में बाद में प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन या और कुछ होने की वजह से हो जाती है। सर हमें लगता है कि इन चीज़ों पे भी ना अपन को एक सेशन और करना होगा, क्योंकि आईवीएफ, इनफर्टिलिटी ये मार्केट में एक बहुत बड़ा मतलब डिस्कशन का पार्ट अब बन चुका है। और डॉक्टर साहब मैं आपसे भी बात कर रहा था सेशन शुरू करने से पहले, ऑटिज्म, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, जिसमें हमने ये भी कहा था बिहेवियरल डेवलपमेंट, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये इन विषयों पर भी भविष्य में हम आपके साथ आगे चर्चा करेंगे। और जो माता बहनें हमें सुन पाई हैं आज के सेशन में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो अर्ली मेनोपॉज है, अगर आपने मैम को ध्यान से सुना तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, योग। आप सब लोग अपने जीवन में एनीथिंग विच गिव्स यू प्लेजर यू शुड डू, जिंदगी में जो अच्छा लगता है उसको करो। बहुत सही। तो कुल मिलाकर के आज का जो सार है, हम लोगों ने सबने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की हैं बोलने में। संभवतया हम चारों ने अभी तक अपने परिवारजनों के साथ भी बैठकर ये बातें इतने नहीं खुलेपन से ये बातें नहीं की हैं। लेकिन अंकित इंस्पायर इंडिया भारत निर्माण के लिए हमारा एक प्रयास है। ईश्वर से हमारी बस यही गुजारिश है कि आप सब लोग इसे सकारात्मक रूप से लें। आप कितना सकारात्मक लेते हैं ये बात हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चलेगी। आप परिवार के साथ इसे साझा करने में कितना सहज होते हैं ये हमारे लिए एक प्रेरणा बनेगी। उम्मीद करते हैं आप इसे सकारात्मक तरीके से लेंगे, और अगर आप सकारात्मक लेते हैं तो जरूर कमेंट छोड़िएगा, हमें साहस मिलेगा फर्दर फिर इसी तरह के एक सेशन को लाने का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू आपको सर।